पार्थिवांस करदान नृपते शक्रे यथा राजा युधिष्ठिरा। युधिष्ठिर के साथ तुलना हो गई। तो प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार से जब संदर्भ यहाँ के पौराणिक इतिहास के साथ और राजाओं के साथ होते हैं, तो पौराणिक साहित्य का जब तक हम परिशीलन नहीं करेंगे और उसका उपयोग नहीं करेंगे, तब तक आग्नेय एशिया के इतने द्वीपों की, देशों की, वहाँ के प्रजा की जानकारी और उनके इतिहास का प्रकटीकरण हम नहीं कर सकते। भारतीय दृष्टि से इतिहास की भावना का प्रकटीकरण अगर देखना है तो वो हमें पौराणिक साहित्य में ही मिलता है। पौराणिक साहित्य में केवल पुराण, 18 पुराण, उपपुराण, ये कल्पना नहीं है। पौराणिक साहित्य के साथ जितना भी अन्य साहित्य जिसको हम पौराणिक काल का कह सकते हैं वो जुड़ जाता है। दूसरी बात यह है कि भारतीय इतिहास की दृष्टि की एक विशेषता है, बहुत सारी विशेषताएं हैं जो पुराणों के अंदर हमें दिखाई देती है। जैसे कभी इतिहास की व्याख्या हम देखें तो भारत में हमेशा मानवीय जीवन के इतिहास की ही नहीं तो प्राणी सृष्टि के भी इतिहास की कल्पना की हुई है। इतना ही नहीं तो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक की घटनाओं का समावेश भारतीय इतिहास में हो जाता है। तो ये जो इतिहास की दृष्टि है वो हमें किसी भी देश के साहित्य में, पुराणों में, उनके साधनों में प्राप्त नहीं होती। इसलिए पुराणों की कुछ विशेषताएं हैं और इसीलिए जब हम पुराणों की तरफ देखते हैं तो ध्यान में आ जाता है कि कितना सुंदर प्रकटीकरण सभी ओर से, फिर सामाजिक इतिहास हो, सांस्कृतिक इतिहास हो, आर्थिक इतिहास हो, धर्मनीति हो, राजनीति हो, त्रिमितीय आयाम है पुराणों का, आध्यात्मिक, भौतिक और अधिभौतिक। तो इस प्रकार से सर्व समावेशक इतिहास की कल्पना इस पुराणों के अंदर उन्होंने की और इसलिए पुराणों को हम इतिहास पुराण ही मानते हैं और पुराणों का भी दावा है कि वो इतिहास पुराण है। इतिहास और पुराण को हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि केवल प्राचीन कालगणना हमने ध्यान में रखी तो दिखाई देगा कि भारत के सिवा अन्य किसी भी राष्ट्र के अंदर, हाँ वहां पर कुछ कालगणनाएं हैं, 50,000 की है, 60,000 की है, लेकिन भारत की जितनी शास्त्रशुद्ध कालगणना खगोलीय विज्ञान के आधार पर सामने रखी गई, उस प्रकार की स्थिति तो कहीं भी अन्य जगहों पर हम नहीं देख सकते। जैसे पुराण की दूसरी विशेषता ये है कि पुराण केवल विद्वानों के लिए नहीं लिखे गए। उन्होंने कभी इतिहास का उसको साधन के लिए नहीं लिखा, उन्होंने प्रत्यक्ष इतिहास ही उसमें लिखा है। एक संदर्भ मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा। हम जानते हैं कि परीक्षित राजा की कथा, अभिमन्यु का पुत्र, और जब परीक्षित का राज्याभिषेक हो गया, वैसे परीक्षित थोड़ा शरारती तो था ही। एक बार उसको ऋषि का श्राप भी प्राप्त हो गया उसी के कारण, और वो श्राप ऐसा था कि बस 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ऋषि ने दिया हुआ श्राप कभी झूठ नहीं होता, और इसी कारण परीक्षित की चिंता बढ़ गई और वो सोचने लगा। संयोग से शुक मुनि उसे मिलने के लिए आ गए और शुक मुनि ने उसको 7 दिन में भागवत पुराण का पाठ पढ़ाया। यानी हमारे यहाँ की कथाएं भी कैसी इतिहास के साथ जुड़ी हुई होती है ये हमारे समझ में आ जाता है। लेकिन जब भागवत ग्रंथ उसको सुनाया, उसका पाठ पढ़ाया, तो अंत में उन्होंने जो कहा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुक मुनि ने कहा कि देखो राजन, मैंने तुम्हें केवल साहित्य की चर्चा नहीं की या ललित साहित्य इस दृष्टि से मैंने भागवत तुमको नहीं सुनाया, तो
मैंने तुम्हारे पूर्वजों का 197 करोड़ 50 लाख और 29,145 197 करोड़ ऑफ ईयर 49 लाख इतने कालखंड का तुम्हारे पूर्वजों का इतिहास मैंने तुम्हारे सामने रखा है। जिस आत्मविश्वास के साथ इस प्रकार की कथाएं यानी प्रत्यक्ष इतिहास की संकल्पना पुराणों के साथ जोड़ दी गई है, वो देखने के बाद ध्यान में आता है कि सचमुच पुराणों का साधनों के दृष्टि से परिशीलन करना अतीव आवश्यक है। अभी जैसे मैंने कहा कि विविध विषय उसमें आ जाते हैं, तो पंचलक्षण जो है पुराणों के उसका विवेचन मैं नहीं करूंगा, लेकिन इन सारे पंचलक्षणों का महत्व हमारे ध्यान में आ जाता है। एक और है वंशानुचरित, सभी राजाओं के नाम और उनका वंश, उनके चरित्र, उसका समावेश उन्होंने पुराणों में किया है। और खास करके आज तो हमें ऐसा लगता है कि बस वही इतिहास है, पर नहीं, पुराणों के एकुण परिशीलन में हमें ध्यान में आएगा कि वंशानुचरित एक छोटा सा अंश इस पुराण के विषयों का है। क्योंकि एक और जैसे वंशानुचरित है तो दूसरी ओर भुवन कोश है। भूगोल के सिवा इतिहास की कल्पना हम नहीं कर सकते। भले आज भूगोल अलग है, इतिहास अलग है, समाजशास्त्र अलग है, अर्थनीति अलग है, पर एक समय था कि जिस समय इन सारे विषयों को जोड़कर इतिहास की कल्पना की थी, और इसलिए पुराणों में इन सारी बातों का संग्रह हो चुका था। इसलिए हम कहते हैं ना, कुछ पुराण ऐसे हैं जिनको विश्वकोश ही कहते हैं हम। इतने विविध विषय उसके अंदर आ जाते हैं। फिर भी दो विषयों पर मैं आपके सामने थोड़ा ज्यादा प्रकाश डालूंगा, क्योंकि उसी के कारण हम पुराणों की जो विशेषता है और पुराणों का जो महत्व है इस साधनों की दृष्टि से, वो हमारे ध्यान में आ सकता है। हम देखते हैं कि आज जिस पद्धति से भूगोल की ओर देखा जाता है, कभी अत्यंत प्राचीन काल में, मैं पुराणों का लेखन कब हुआ यानी वो कब प्रकाशित हुआ ये बात नहीं कह रहा हूँ। हजारों वर्षों से चलते आए हुए ज्ञान की सरिता को उन्होंने इस प्रकार से पुराणों के अंदर बंधित किया जो पुराण हमारे सामने आज उपस्थित है। तो इसलिए अत्यंत प्राचीन काल का पूरा इतिहास उसमें दिया हुआ है। यानी सृष्टि की उत्पत्ति जब वो बताते हैं और प्रलय की संकल्पनाएं सामने रखते हैं, तो ये बात नहीं कि उस समय पुराण लिखे गए, पुराण तो बाद में लिखे गए, लेकिन इस प्रकार के सारे ज्ञान का ठीक तरह से एक दृष्टि से सामान्य व्यक्ति तक पूरा का पूरा ज्ञान एवं इतिहास पहुंचाने की एक प्रक्रिया, प्रबोधन की एक प्रक्रिया भी इन पुराणों के माध्यम से प्राचीन काल से भारत देश के अंदर प्रारंभ हुई। ये भी एक पुराणों का वैशिष्ट्य है। अन्यथा हम देखते हैं कि अन्य देशों में जो भी सभ्यताएं थी, संस्कृतियां थी, उनको ढूंढना पड़ता है, लेकिन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति जो है वो गंगा जल के निर्मल अक्षुण्य प्रवाह के समान हजारों वर्षों से बहती आई हुई हमें दिखाई देती है। ये भी इन पुराणों के ही उपकार है, ऐसा हम कह सकते हैं। पुराणों में इस प्रकार से जो इतनी बातों का ठीक तरह से विचार किया गया, जब हम भुवन कोश की तरफ देखते हैं तो आश्चर्य लगता है। समग्र भुवनों का नाम, विस्तार एवं स्वरूप हमें उसमें दिखाई देता है, और इसकी भी एक विकास की प्रक्रिया है। जैसा मैंने अभी कहा कि पुराणों को सामान्य जन तक पहुंचाने की मतलब देश के सभी लोगों का इतिहास प्रबोधन करने की एक व्यवस्था सूत वर्ग के माध्यम से पुराणों में हमें दिखाई देती है। और इसीलिए हाँ, मुझे मोह होता है ये कहने का
कभी एक बार 7 दिन में भागवत सप्ताह किया और भागवत सुनाया शुक मुनि ने परीक्षित को। आज भारत देश में उसी प्रकार से 7 दिन के सप्ताहों देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगहों होते। और मुझे तो आश्चर्य लगता है, देहातों के हजारों नहीं लक्ष लक्ष व्यक्ति इस सप्ताह में इकट्ठे आते हैं और इतिहास को सुनते हैं। इस प्रकार की एक विलक्षण प्रक्रिया इस पुराणों ने इस देश के अंदर कायम की। तो उसमें से इतिहास, भूगोल, सामाजिक शास्त्र, अर्थनीति, धर्मनीति सभी विषय एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की ये प्रक्रिया थी। भुवनकोश में हम देखते हैं कि प्रारंभ में जो कल्पना थी पुराणों के अंदर जो दिखाई देता है, जैसे वायु पुराण में सबसे प्राचीन संकल्पना जो भुवनकोश की दिखाई देती है उसमें चतुर्विधा वसुमती कहा है। ठीक है, भद्राश्व, भारत, उत्तर कुरु, केतुमाल, ये कल्पना उस समय उन्होंने की थी और उसका विवेचन उस पर किया हुआ है। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि ये विकास की प्रक्रिया है, संपर्क होता गया, विश्व में अन्य जगहों पर क्या चल रहा है, प्रत्यक्ष स्थिति कैसी है, वास्तव क्या है, इसका इतिहास भी संकलित करने का प्रयास सभी ने प्रारंभ कर दिया। और उसमें से फिर जम्बूद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाल्मली द्वीप, गोमेद द्वीप, पुष्कर द्वीप, इस प्रकार की सप्तद्वीपात्मक वसुधा की, वसुमती की संकल्पना भी वायु पुराण के अंदर हमें दिखाई देती है। अब इतने से काम होता नहीं है, उसके बाद दिखाई दिया कि और भी संपर्क आ गया कितने लोगों के साथ, जिनका वर्णन भी पुराणों के अंदर स्वाभाविकता से आता है। समाज शास्त्र का बहुत बड़ा हिस्सा पुराणों के अंदर अभ्यास के संदर्भ में हमें प्राप्त होता है। इस विकास की प्रक्रिया में सप्तद्वीपा पृथ्वी के साथ बाद में उनके ध्यान में आए कि पृथ्वी जो वर्तुलाकार है, बहुत विशाल है, और अगर ऐसा है तो ये सारी पृथ्वी के भाग करके, विशेष करके उसका इतिहास संग्रहित करके सबके पास पहुंचाना चाहिए। तो उसमें से भारतस्यास्य वर्षस्य नववेदा प्रकीर्तिता, ये जिस प्रकार है उसी प्रकार उसके भी पहले 9 वर्ष पृथ्वी के निश्चित किए और नवद्वीपात्मक इस प्रकार के या नवखंडात्मक इस प्रकार के पृथ्वी की वास्तव कल्पना सबके सामने रखी गई। अभी और एक बात इसमें से उभरती आती है, पुराणों का वैशिष्ट्य ये भी और है। आज हम राष्ट्रीय एकात्मता की बात करते हैं, आज हम भारत के एकात्मता की बात करते हैं। हर जगह पर भाषा अलग, शासन अलग, खान पान अलग, उनके ग्रंथ अलग, दिखता है ऐसे कि हर एक का संप्रदाय अलग है, भारत का धर्म अलग है। तो राष्ट्र की व्याख्या में ये बैठता ही नहीं है भारत। ये जो ब्रिटिशों की कल्पना थी उनकी दृष्टि से ठीक ही थी, लेकिन भारत की दृष्टि से नहीं। क्योंकि अभी मैंने जिस प्रबोधन का उल्लेख किया पुराणों के माध्यम से, इन साधनों के आधार पर, इस प्रबोधन में भारत भक्ति एक प्रकार से इन सारे पुराणों ने इस प्रकार से जागृत की हुई है कि आज भी हम इस देश को भारत, भारतवर्ष, भरतखंड, कुमारी द्वीप, इन सारे नामों से उसका उल्लेख करते हैं। अब देखो भारत की प्रशस्ति में जैसे गायंती देवा किल गीत कहानी, धन्यास्तु भारत भूमि भागे, केवल धन्यता या भारत भूमि ऐसा नहीं कहा है। इस भूमि को उन्होंने, आज जैसे हम कहते हैं ना, हम आज कहते रहते हैं यही कि भारत कर्म भूमि है, भारत पुण्य भूमि है, क्योंकि ईश्वर यहाँ स्वयं अवतार करते हैं, अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार से भारत कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, स्वर्ण भूमि है, जो एक दृष्टि से इकोनॉमिक टर्म है। सुवर्ण भूमि भी भारत है, और इस भारत में जन्म लेना ये धन्य की बात है सभी के लिए।
और उसके लिए जिस प्रकार का पुण्य चाहिए वो पुण्य अन्य स्थान पर नहीं है, वो भारत में ही प्राप्त हो सकता है। ये विशाल भारत ही तीर्थ क्षेत्र की भूमि है। अब ये संकल्पनाएं हमारे यहाँ कहाँ से आ गई? पुराणों ने इस प्रकार की संकल्पनाओं को भारत के व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाया, इसलिए आज का भारत भारत है, भारतवर्ष है। और इतना ही नहीं तो भारत की एकात्मता दिखाई दे जाए, इसका कारण भी यही है। तो इस प्रकार की केवल इतिहास प्रबोधन की नहीं, तो राष्ट्र के और देश के धारणा करने की एक संकल्पना पुराणों ने यहाँ पर कायम की। कितना बड़ा साधन है यहाँ के इतिहास का, ये हमारे उसमें से ध्यान में आ जाता है। एक कालखंड था, 2000 वर्ष पूर्व का है वो तो कालखंड। ऐसा माना जाता है कि पुराणों की रचना साधारणतः गुप्त काल तक, यानी 2000 वर्ष पूर्व से एक 500-600 वर्षों में हुई। फिर दूसरी बात ध्यान में रखने लायक है कि सूत जब पुराण सुनाते थे तो इन सूतों का संबंध प्रत्यक्ष वर्तमान इतिहास के साथ था। वर्तमान इतिहास के संशोधक, एक्सप्लोरर, वर्तमान इतिहास के प्रवास करने वाले सभी लोग, व्यापारी, इतना ही नहीं तो उस समय के सभी क्षेत्र में काम करने वाले विद्वान, इनके साथ सूतों का संबंध तो था। और स्वाभाविक रीत्या इन सूतों ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए पुराणों में जब हम चर्चा करते हैं कि इस पुराण में ये है, लेकिन उसकी ये जो दिखाई देती है उसकी प्रतिलिपि वो बाद में दिखाई देती है, इसमें ये श्लोक और है, ये सारी बातें क्यों होती है? पुराणों में आवश्यकता अनुसार बहुत से अंश जोड़े गए हैं। और सुखद बात यह है कि ये अंश जिन्होंने उसके साथ जोड़े वो भी इतिहास के विद्वान थे और प्रत्यक्ष इतिहास समाज तक ले जाने वाले थे। प्रमुखता से सूत वर्ग उसमें प्रमुख था। और इसलिए फिर बाद में ध्यान में आता है कि 2000 वर्ष पूर्व का इतिहास जब सामने आने लगा तो उस समय का कॉन्टेम्परेरी इतिहास वो भी पुराणों के अंदर धीरे धीरे समाविष्ट होने लगा। और फिर नवद्वीपात्मक भारत वर्ष की संकल्पना सामने आ गई। भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदा प्रकीर्तिता, समुद्रांतरिता ज्ञेया ते अगम्या परस्परम। अभी भारत के बाहर, भारत के आग्नेय दिशा में, पूर्वी दिशा में जो सारे द्वीप है, उन द्वीपों का इतिहास प्रकट होने लगा। क्योंकि यहाँ के लोग वहां पर जाते थे, वहां के लोग यहाँ पर आते थे, सबका एक दूसरे से संबंध आ जाता था। तो ये स्वाभाविक था कि ये द्वीप अगम्य है, यानी एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाना है तो जल मार्ग से ही जाना पड़ता है, भूमि मार्ग से नहीं जा सकते। इस प्रकार के अगम्य द्वीप ये जब उनके सामने आ गए तो उसको उन्होंने नववर्षात्मक भारत की संकल्पना के साथ जोड़ दिया। इंद्रद्वीप कथैरिश्च ताम्रवर्णी गभस्तिमान नागद्वीपो तथा सौम्यो गंधर्व स्वथवारुण। अब ये जो 9 द्वीप उसके साथ जोड़े, ठीक है, वायु पुराण में इसका वर्णन है, विष्णु पुराण में इसका वर्णन है, मार्कंडेय पुराण में भी ये नाम आते हैं, कहीं पर कुछ अन्य नाम आ जाते हैं, कभी पर यही नाम दिखाई देते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इस प्रकार के सारे द्वीपों के नाम पुराणों में हमारे सामने क्यों आ गए? इसका अर्थ ये है कि इतिहास की जो सुस्पष्ट कल्पना भारतीय दृष्टि में थी, उसके कारण इतिहास में हमेशा परिवर्तन भी होता है। नए नए साधन, नई नई सामग्री जब हमारे हाथ में पहुंचते हैं तो पुरानी जो सैद्धांतिक भूमिका है वो भी बदलती है। पुराणों में उसका भी उल्लेख हमें मिलता है। और इस प्रकार से फिर नवद्वीपात्मक भारतवर्ष की कल्पना सामने आ गई। अब हम केवल भुवन कोश तक नहीं सीख रहेंगे। नवद्वीपात्मक भारतवर्ष जब कहा है तो उसके साथ वहां का वास्तव इतिहास जो है
उन साधनों पर आधारित ये संकल्पना, भौगोलिक संकल्पना हमारे सामने प्रकट होती जाती है। क्योंकि अंग्रेजी में एम्पायर और एम्पिरर ये दो शब्द है, यानी सम्राट और साम्राज्य। दुर्भाग्य से भारत में आज ये एम्पिरर और एम्पायर ये दो संकल्पनाओं को स्वीकार किया है। लेकिन हमारे यहाँ की सम्राट और साम्राज्य की संकल्पना क्या थी? पुराण स्पष्ट रूप से बताते हैं, यस्वयं नयमो द्वीपः दीर्घगायत उच्यते कृष्णं जयति यो ह्येनं स सम्राट यह कीर्त्यते। निश्चिंत रूप से सम्राट किसको कहेंगे? जिसका शासन, राजनीति आ जाती है, जिसका शासन भारत पर और भारत से आग्नेय दिशा में सटे हुए 9 द्वीपों पर है, नवद्वीपात्मक भारत वर्ष पर है, वही सम्राट हो सकता है। इसलिए पुराणों की दृष्टि से मानदाता और रघुवंश दो ही सम्राट है, बाकी कोई सम्राट नहीं है। आज तो किसी को भी सम्राट हम कहते हैं, लेकिन ये जो संकल्पनाएं सामने आ गई उसका अर्थ स्पष्टता ये है कि भारत वर्ष का इन द्वीपों के साथ का जो संबंध था उसको बाद में जब वर्तमान कालीन विद्वानों ने बृहद भारत कहने का प्रयास किया, ये बृहद भारत नहीं है, ये भारत ही है। नववर्षात्मक भारत वर्ष, नवद्वीपात्मक भारत वर्ष, उसमें भारत को कुमारी द्वीप कहा है। और इतना ही नहीं, इतिहास के अंदर से अगर हमने कुछ बातें हटा दी, वैसे अगर भारत का या सभी विश्व का इतिहास हम देखेंगे, अगर हम उनके मानचित्र नहीं बना सकेंगे तो क्या होगा? मानचित्र के बिना किसी इतिहास का अंडरस्टैंडिंग इज इट पॉसिबल? मुझे नहीं लगता ये संभव है। तो भारत में क्या स्थिति थी? भारत का भी मानचित्र कैसा होगा, ये द्वीप कहाँ पर है, ये द्वीप का नक्शा कैसा होगा, इसका भी मार्गदर्शन पुराणों ने किया हुआ है। उन्होंने, पुराणकार कहते हैं सभी पुराणों के अंदर कि ऊपर हिमालय से लेकर यानी गंगोत्री से लेकर, गंगा के साथ जुड़ा हुआ है वो पॉइंट, कुमारी द्वीप का दक्षिण पॉइंट है वो कन्याकुमारी का है। एक सीधी रेखा खींच दी तो इस रेखा के बाजू में जो तिरछा आयत बन जाता है, उस आयत में ये सारे नवद्वीप आ जाते हैं। सुस्पष्ट कल्पना भारतवर्ष के मानचित्र की पुराण हमको देते हैं। इसके साथ साथ ही कतिपय पद्धति का इतिहास सारे साउथ ईस्ट एशिया का पुराणों के अंदर, विशेष करके सांस्कृतिक इतिहास हमें पुराणों से ही प्राप्त हो सकता है, अन्य किसी से नहीं। क्यों? सहस्रों शिलालेख है, अभिलेख है साउथ ईस्ट एशिया के। और कैसे कैसे अभिलेख है देखो, विद्यापवर्ण विहितापचिति प्रबंधे यश्चात्नवेन वरता भूमगंधा दुर्गागमेषु मतिरंधर कृतार्थ नित्वा विद्यार्थिनां विवदतां ध्वनिरुत्समर्प। कहाँ है ये जो अभिलेख है? ये है कंबुज देश का, यानी आज के कंबोडिया का, उसका नाम कंबुज देश ही है आज भी। हम कंबुज देश में जाएंगे तो वहाँ के लोग उसका उच्चारण कंबुज ही करते हैं। वो कंबुज देश का ये जो अभिलेख है वो क्या बताता है? अरे 1200-1300 साल पहले इस कंबुज के अंदर भारत के जैसे गुरुकुल और आश्रम थे, आश्रम व्यवस्था थी। जयवर्मा ने इस आश्रम व्यवस्था को वहां पर लागू किया था। अभी पूरा इतिहास तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आश्रम की जो संकल्पना सामने रखी वो कैसी है देखो, जिसका संबंध पुराण पौराणिक धर्म और पौराणिक भारत से ही है। उसमें कहा है उन्होंने कि अगर इस आश्रम की ओर हम देखेंगे तो दिखाई देता है कि जहाँ यज्ञ चल रहे हैं और उसका धूम सारे वायुमंडल में फैल रहा है, आहुति दे जा रहे हैं, और आहुति के कारण
इस धूम का गंध सब और फैल रहा है। और इतना ही नहीं, तो कुछ शास्त्रों पर जो चर्चा चल रही है, सेमिनार चल रहे हैं, चर्चा सत्र चल रहे हैं, खंडन मंडन चल रहा है विद्यार्थियों के अंदर, विद्वानों के अंदर। और ये जो खंडन मंडन, चर्चा सत्र, कार्यशाला वहां पर नित्य चलती रहती है, उससे विवाद की जो ध्वनि है, उस ध्वनि से वो आश्रम गुंजायमान होता रहता है। तो कैसे कैसे अभिलेख से माध्यम से वहां का पूरा सांस्कृतिक सामाजिक इतिहास हमारे सामने आ जाता है। सभी का संबंध पौराणिक साधनों के आधार पर हम सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास को स्पष्ट करने में सफल हो सकेंगे। इसी प्रकार का संबंध इन सारे इंस्क्रिप्शंस का भारत के पुराणों के साथ दिखाई देता है। नहीं तो संस्कृत इंस्क्रिप्शन साउथ ईस्ट एशिया में प्राप्त हुआ, कभी भाषा में है, सैकड़ों वर्ष उसको हो गए, फिर भी वाकाटक नृपति प्रवर सेन के सेतुबंध का उल्लेख वहां मिल जाता है। ये क्या बात है? अब इसलिए अगर साधनों को ढूंढना है तो केवल चाइनीज रिकॉर्ड, फ्रेंच आर्कियोलॉजी, डच सोर्सेस, यहाँ तक अगर हम रुक जाएंगे तो काम बनने वाला नहीं है। मुख्यतः पौराणिक साधनों को हमें खंगाल कर उसका विचार करना पड़ेगा। अभी दूसरी एक बात ध्यान में आती है, मलाएशिया का इतिहास आप लिखेंगे प्राचीन काल का, तो प्रारंभ में क्या लिखेंगे? वायु पुराण में मलय द्वीप का वर्णन इतना सुंदर आया है कि ऐसा लगता है कि अरे ये तो सागर के अंदर का एक भारत है। आज भी मैं मलय द्वीप में प्रवास कर चुका हूँ, वहाँ के आर्कियोलॉजिकल साइट देख कर आया हूँ। मुझे एक फीलिंग आ रहा था, अरे यहाँ पर कितने भारतीय आते रहते होंगे। हाँ, आते तो रहते ही थे ना। कटार द्वीप कहाँ है? वहीं पर है ना, केदार प्रोविंस, जहाँ पर महानाविक बुधगुप्त का 5वीं सदी का इंस्क्रिप्शन प्राप्त हो गया है। रक्त मृत्तिका निवासी महानाविक बुधगुप्त, वो वहां का है, कटार द्वीप का है। गुणाढ्य के, यानी गुणाढ्य की बृहद कथा और उसके बाद कथासरित सागर में कटार द्वीप को, कटार द्वीप से संबंधित मरीन स्टोरीज, नाविकों की कथाएं, इतनी सुंदर कथाएं कटार द्वीप से जुड़ी हुई इस कथासरित सागर में हमें प्राप्त होती है। और कटार द्वीप का मार्ग समझ में आ जाता है। आगे चलकर उसके साथ मलय द्वीप के साथ जो सुमात्रा, जिसको सुवर्ण भूमि कहा जाता था, वहां से सप्ताह में 2 बार जहाज छूटते थे भारत आने के लिए, और भारत से 4 बार वहां पर जहाज जाते थे, एक वीक में निकलते थे जाने के लिए। इसकी जानकारी भी हमें मिल जाती है। ये इस प्रकार का जो संबंध है, तो वहां की सभ्यता का, संस्कृति का, राजनीति का, शासन का विकास कैसे किया उन्होंने। भारत से हजारों ब्राह्मण वहां पर जाते हैं, उसके इतने प्रचुर उल्लेख है अभिलेख के अंदर की पूछो मत। और उन ब्राह्मणों ने पुराणों की कथाओं जो बताई थी, पुराणों के आधार पर वहां का सांस्कृतिक विकास स्वाभाविकता से फिर होता गया। ब्रह्मांड पुराण है, जावा में है, पाली में है। यहाँ के ब्रह्मांड पुराण का अनुवाद ही वहां पर है। किसने किया, कौन ले गए थे वहां पर? और अगर यहाँ से वहां जाते समय अपने साथ रामायण, महाभारत और पुराण लेकर लोग जाते हैं वहां पर, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविकता यही पौराणिक साधन हमें अधिक अध्ययन के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं। रामायण में उल्लेख है ना, सुग्रीव बताता है, अरे भाई तुम सीता की खोज के लिए पूर्वी दिशा में जाओगे तो क्या क्या लगेगा आपको? यत्नवंतो यवद्वीपम सप्तराज्योपशोभितम सुवर्ण रूपक द्वीपम सुवर्ण खंडितम। आपको यवद्वीप लगेगा, यानी जवाद्वीप लगेगा। यत्नवंतो यवद्वीपम, सुवर्ण द्वीप लगेगा, द्वीप लगेगा। और इतना ही नहीं है, यवद्वीप के आगे आप जाएंगे तो यवद्वीपम अतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वत। कोई भूगोलज्ञ हमारे यहाँ प्रयास करते हैं शिशिर पर्वत कौन सा है,
साउथ ईस्ट एशिया का निषद पर्वत कौन सा है, मलय पर्वत कौन सा है। अब इन साधनों पर हमने अगर ध्यान दिया तो बहुत सी बातें प्रकाश में आ सकती है। रामायण की इस कल्पना के अनुसार बाली में जो बुलुंग अनुंग सर्वोच्च शिखर है 16,000 फीट हाइट, वो हो सकता है कि वही शिशिर पर्वत है। आगे चलकर सुम्बावा में जाएंगे तो वहां पर माउंट रिंजानी है जिसको निषद पर्वत कहा है। सारा भूगोल आ जाता है। एक बात बताऊं, आगे पापुआ न्यू गिनी है, वो इंडोनेशिया में। व्हाट इज इंडोनेशिया? इंडोनेशिया इज ए ग्रुप ऑफ मोर देन 14,000 आइलैंड। और नाम कैसे हैं? सुमात्रा, स्वर्ण द्वीप, आगे चलते हैं मलय द्वीप, उसके आगे चलते हैं यवत द्वीप, यवत द्वीप के उत्तर में चलते हैं वारुण द्वीप यानी बोर्नियो, फिर बाली द्वीप, सुम्बावा द्वीप यानी शशक द्वीप, श्री राम द्वीप उसके आगे, और वहां से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी छोर पर जो पापुआ न्यू गिनी जिसको रामायण में उदय वर्ण द्वीप कहा है, आज मानचित्र पर आर्यन जय उसके लिए लिखा जाता है। ये जो सारी श्रृंखला है द्वीपों की, इनके भारतीय नाम क्यों है? We don't know. The Hindu mariners who explored the whole Pacific Ocean and named all these islands after भारतीय नेम। इतिहास का ये सिद्धांत नहीं हो सकता क्या? अगर हम पुराणों के जैसे साधनों का ठीक तरह से भारतीय दृष्टि से अनुशीलन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के अनेक सिद्धांत हमारे सामने आ सकते हैं। जैसे मैं हमेशा एक सिद्धांत दे देता हूँ, कथा तो इत्सिंग की है, लेकिन इत्सिंग ये कहता है ना, उसे संस्कृत पढ़ना पड़ा श्री विजय के अंदर यानी सुवर्ण द्वीप के अंदर। वहां पर वो व्यवस्था थी, और नालंदा विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा थी, एंट्रेंस थी, वो संस्कृत भाषा में देनी पड़ती थी, भले रोम का विद्यार्थी हो, ग्रीस का विद्यार्थी हो, चीन का विद्यार्थी हो। और वो कहता है कि उसके आधार पर प्रवेश परीक्षा उसने दी। अगर हम ये सिद्धांत नहीं रख सकते तो क्यों हम केवल पाश्चात्य साधनों के आधार पर जब इतिहास लिखते रहे, तो इस प्रकार का सिद्धांत मन में आने की संभावना ही नष्ट हो जाती है ना। क्या ये सिद्धांत नहीं हो सकता? इन द 7th सेंचुरी, क्योंकि 671 में आया था, कैंटन बंदरगाह से निकला, श्री विजय बंदरगाह पर उतरा था व्यापारियों के साथ, और वहां से 2 बार जहाज छूटते थे भारत के लिए। तो ये सारी बातें कितनी स्पष्ट है। क्या हम ये सिद्धांत नहीं कह सकते? और क्यों नहीं कह सकते कि इन 7th सेंचुरी संस्कृत वाज द लिंक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे आज हम कहते हैं इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। मेरा अनुभव है, मैं लगभग 40 देश के अंदर जाके आया हूँ, सैकड़ों आर्कियोलॉजिक साइट्स मैंने देखी, कहीं पर भी मुझे अंग्रेजी में बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और फिर भी आर्कियोलॉजिक साइट्स का अंडरस्टैंडिंग मेरा कम नहीं हुआ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल एक वो भाषा है इसलिए हम कुछ कर सकते। मेरा तो आग्रह है कि संस्कृत भाषा में जितने साधन उपलब्ध है उतने साधन विश्व के किसी भी भाषा में आज उपलब्ध नहीं है। एक जो हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग, एक जो गलतफहमी हमारे मानसिकता में गहरे बिंदु तक जा पहुंची है कि भारत के लोग, उनको इतिहास का सेंस नहीं था और इतिहास के साधन भारत में नहीं है। ये जब तक नहीं निकलेगा ये बिंदु, तब तक हम शुद्ध दृष्टि से, भारतीय दृष्टि से इतिहास की ओर नहीं देख सकते। लेकिन जैसे मैंने अभी बहुत सी बातें बताई, हर एक प्रकार के साधन पुराणों के साधनों के आधार पर हम प्रकट कर सकते हैं। उनका बहुत अच्छा उपयोग हमारे अध्ययन में होना चाहिए, और विशेष करके साउथ ईस्ट एशिया हो, पाताल देश यानी मेक्सिको हो, सब जगह पर हमें इस पुराणों का उपयोग बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी साधन है इतिहास के, उन साधनों में पौराणिक साधनों का अंतर्भाव अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
जिससे हम सफलता पा सकेंगे। धन्यवाद। अभी मैंने लगभग 45 मिनट विषय तो रखा है। अगर किसी को कोई एडिशन करना है या प्रश्न पूछना है, आवश्यकता नहीं कि सभी का उत्तर मैं दे सकूंगा, अन्य विद्वान भी है, तो उसके लिए अगर समय है तो मैं समझता हूँ कि आगे ये चर्चा सत्र चल सकता है। प्रश्न अभी तक एक ही आया है, वो है कि विच कंट्री इज रिफर्ड एज कटाद्वीप इन कथा सरित सागर। Which country is referred to as Katahdweep? Katahdweep. Katahdweep. If there are any other questions, please ask in the same chat box. करती हुई दिखाई देती है। एक स्मिता नाम के व्यापारी की पत्नी, उसकी एक कथा उसमें है। दूसरी कथा तो बहुत ही सुंदर है। यानी समुद्रशूर जो वणिक था वो वहां से कलशपुर तक जाता है और नौका भंगा के कारण कलशपुर में पहुंचा। ये कलशपुर मोलविन के बाद है और बर्मा में, और इस कलशपुर में भारतीय राज्य बाद में था, उसका इतिहास प्राप्त होता है। और वहां पर जाकर वो वापस आता है भारत में फिर से, उसकी कथा उसमें है। फिर तीसरी एक बहुत सुंदर कथा उसमें है कि भारतीय नाविक वहां पर जब जाते थे तो कितने लोगों के साथ उनका संपर्क था। तो एक नाविक जब निकलता है तो उसका बच्चा खो जाता है, बच्चे की बहन यानी उसके दो पुत्र और पुत्री खो जाते हैं, छोटे होते हैं, और ध्यान में आता है कि वो नागरद्वीप में पहुंच गए हैं। उसको कोई बताता है कि नागरद्वीप में हमने उसको देखा था, तो वो नागरद्वीप जाता है। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि नागरद्वीप से वो कटारद्वीप निकल गए, तो वहां पर वो जाता है। बाद में कटारद्वीप से वो यमद्वीप में गए हैं, ये पता चलता है। इस प्रकार से सारे द्वीपों में जाकर बाद में उसको फिर से अपने दोनों पुत्र प्राप्त होते हैं। कैसा कथा का प्लॉट भी है देखो। इसका अर्थ ये है कि जो वास्तविक था तो उस समय की, उस वास्तविकता पर आधारित कुछ कथाओं का काल्पनिक निर्माण इस कथा सरित सागर में दिखाई देता है। और एक प्रश्न आया है कि सुवर्ण द्वीप और सुवर्ण भूमि, इसमें कौन सा टर्म करेक्ट है? इसमें सुवर्ण द्वीप स्वतंत्र शब्द है, क्योंकि सुवर्ण द्वीप के अलग उल्लेख है और सुवर्ण भूमि उल्लेख है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सुवर्ण भूमि ये एक सामान्य संज्ञा है, जैसे द्वीपांतर ये संज्ञा है। द्वीपांतर के लिए गया है कोई वणिक, इसका अर्थ होता है कि वो कहाँ गया होगा पता नहीं। ये जो सैकड़ों द्वीप है उसमें किसी द्वीप पर वो गया है, यानी फिलीपींस, जहाँ पर 9वीं सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन मिला है कवि भाषा में और संस्कृत में, वहां भी जा सकते थे, वो भी द्वीपांतर के अंदर आ जाता था। इतना ही नहीं तो उसके भी ऊपर जब हम कोरिया में जाते हैं तो अयोध्या की राजकुमारी और कोरिया की जो कथा है वो कोरियन पुराणों के आधार पर रखी गई। तो जिस प्रकार से द्वीपांतर भी टर्म है, इसलिए सुवर्ण भूमि के संदर्भ में बहुत से लोगों ने बर्मा सुवर्ण भूमि होगी, सुमात्रा सुवर्ण भूमि होगी, ये सारी सुवर्ण भूमि है एक दृष्टि से। तो इसलिए सुवर्ण भूमि कोई विशिष्ट देश इस दृष्टि से देखना ठीक नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग हो गया है। लेकिन सुवर्ण द्वीप सुमात्रा को कह देते, इसका इंस्क्रिप्शनल इस प्रकार का आधार हमें मिला। भारतीय पुराण कल्प के बारे में जानना चाहते हैं और एक प्रश्न आया है। भारतीय पुराण कल्प
इसमें पुराण काल जो कहा है, मैं अभी उसका स्पष्टीकरण नहीं दे सकता, अन्य किसी विद्वान से वो प्राप्त हो सकता है। हमारे संतोष जी शुक्ला है, ओम प्रकाश ओम जी है, वो आपको उसका स्पष्टीकरण। और डिफरेंस ऑफ मिथ एंड मिथोलॉजी। जी, डिफरेंस ऑफ मिथ एंड मिथोलॉजी। हाँ, अभी मिथोलॉजी है तो अंग्रेजी में आया वो शब्द है ना, मिथ और मिथोलॉजी या माइथोलॉजी जो जब हम कहते हैं, और बार क्या होता है, अंग्रेजी में से जो शब्द आते हैं वो एक तो हम वैसे के वैसे स्वीकार करते हैं और लिखते रहते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं तो फिर उसका अगर हम भारतीयकरण करेंगे, जैसे मिथ्या शब्द है तो मिथ शब्द कहाँ से आया होगा, वो भी मिथ्या शब्द का ही रूप है। लेकिन माइथोलॉजी ये अंग्रेजी रूप है उसका, यानी मैथोलॉजी इसका मतलब मिथ्या या मिथ्या, जिसको हम कह सकेंगे कि विज्ञान कर दिया उसका, तो उसको माइथोलॉजी कहने लगी, ये हम कह सकते हैं उसके बारे में। और एक प्रश्न आया है, द्वापर युग में भारत का सीमा, सांस्कृतिक भारत का सीमा विशेष करके श्रीलंका या सिंहल के बारे में कुछ बताइए ऐसा। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत की सीमाएं सांस्कृतिक दृष्टि से भी बदलती रही है, परिवर्तन होता रहा है। जैसे हम देखते हैं कि गांधार को हम भारत की सीमा में मानते थे, आज नहीं है, या बहुत बार ये होता है कि नहीं दिखाई देता। सागर तट जो है वो ईरान तक का सागर तट, यानी पर्शियन आखाद्वीप भारत के अंदर था। यह कल्पना आज हम नहीं कर सकते, लेकिन अल-बिरूनी कहता है कि भारत का सागर तट ईरान के 30 बंदरगाह से लेकर ताम्रलिप्ति तक है। अब 30 कहाँ पर है? आज का जो चाबहार बंदरगाह है उसके पास 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इस 30 बंदरगाह के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिल गए हैं। तो इस प्रकार से सीमाएं बदलती रहती है, लेकिन हम जिस ग्रंथ पर से उसका अध्ययन कर रहे हैं, उस ग्रंथ में जो जो उल्लेख आ रहे हैं, उन उल्लेखों के आधार पर उस समय की जो संकल्पनाएं सीमाओं की, वो करने की आवश्यकता होती है। सिंहल द्वीप या सिलोन को भारतवर्ष के अंदर माना गया था, लेकिन जिसको हमने कुमारी द्वीप कहा है, उस कुमारी द्वीप के अंदर उसको समाविष्ट नहीं किया है, वो अलग है। तो इसलिए सिंहल द्वीप या आज का श्रीलंका ये हमेशा नवद्वीपों से एक द्वीप रहा है उनकी दृष्टि से। ऐसा नहीं है कि भारत है। ये सिलोन फिर भी भारत के साथ क्यों हम जोड़ते हैं? क्योंकि ब्रिटिश इंडिया जो है उसमें ब्रह्मदेश और सिलोन भारत के साथ जुड़े हुए। ये हमारी एक थोड़ी समस्या भी है, और इसलिए इतिहास का अनुशीलन करते समय हमेशा उस समय की जो समकालीन स्थिति है उसके आधार पर वहाँ की सीमाएं उस प्रकार की निश्चित हो जाती है। और इतिहास की प्रक्रिया के अंदर, काल पुरुष के प्रक्रिया के अंदर सैकड़ों और हजारों वर्षों के इतिहास का जो प्रवाह चलता है, उस प्रक्रिया के अंदर वर्तमान काल में जो भारत की स्थिति है उसमें से हम देखते हैं कि पूर्व बंगाल निकल गया, इसीलिए हम पश्चिम बंग कहते हैं ना। केवल बंगाल प्रांत नहीं कहते, हम पश्चिम बंग क्यों कहते हैं?
तो बंगाल का वो पश्चिमी हिस्सा है और बंगाल हमारा है, ये भावना स्वाभाविकता उसमें होती है, उसमें कोई गैर बात नहीं है। उसी प्रकार से पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। अब ये कह सकते हैं कि उस समय की कुमारी द्वीप की जो कल्पना थी ना, वो आज का भारत, नेपाल, भूटान, सिक्किम, पूर्व बंग यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर ये कल्पना ठीक होती है, वो कुमारी द्वीप है। और फिर वे 9 द्वीप है बाकी सारे। तो पौराणिक काल में ये नवद्वीप यानी श्रीलंका अलग है इन द्वीपों में, मिलकर जो कहा है उसको नवद्वीपात्मक भारत वर्ष कहा है। हम एक अंतिम प्रश्न में जाएंगे कि which are the Purans which are most relevant for the study of history। और इसके साथ हम एक दूसरा प्रश्न भी क्लब करेंगे, भविष्य पुराण के काल के बारे में बताइए। एंड also which are the other Purans also which are most relevant for study of history। ओके, वैसे जब मैंने एक उल्लेख आपके सामने किया था कि भागवत पुराण है, फिर मलय द्वीप का जिसमें वर्णन है, सारे द्वीपों का वर्णन है, वो वायु पुराण है, फिर विष्णु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है। ये सब हमें इस इतिहास की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है। दूसरी एक बात है, जब हम पौराणिक साहित्य कहते हैं तो कौन सा पुराण उपयोगी, कौन सा पुराण महत्वपूर्ण, कौन सा नहीं, ये नहीं हो सकता। कौन सा पुराण अधिक उपयुक्त है और कौन से पुराण में कुछ पूरक सामग्री मिल जाती है, इस प्रकार से अगर हम सोचेंगे तो ये संकल्पना और स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि पुराण के जो विषय है वो लगभग सभी पुराणों के विषय एक जैसे हैं, कुछ उस पुराणों की विशेषताएं अलग है। जैसे मार्कंडेय पुराण में सप्तशती है, वो अन्य पुराणों में नहीं मिलेगी। सप्तशती का क्या ऐतिहासिक संदर्भ कोई है और उसके लिए कुछ उपयोग है? मैं कहूंगा कि जैसे हम कहते हैं कि इतिहासकार कौन होता है, जो सूत्र पकड़कर स्वर्ग की ओर चला जाता है। ये जो कल्पना होती है, यानी किसी भी पुराण का और किसी भी अध्ययन का लाभ नहीं है, ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। इसलिए बहुत कम ज्यादा उसमें किन पुराणों को देखना चाहिए ऐसा नहीं है। हम वायु पुराण देखने जाएंगे तो स्वाभाविकता इच्छा होगी कि अरे फिर उस पुराण में इसका क्या उल्लेख है, उस पुराण में क्या, ये देख करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, मेथोडोलॉजी है। तो इसलिए केवल एक पुराण कोई महत्व का है ऐसी बात पुराणों के अंदर नहीं हो सकती। और जैसा मैंने कहा कि सारे पुराण एक दृष्टि से अपने लिए सारे पुराण मिलकर एक बृहत विश्वकोश है, और इसी संकल्पना से उसकी ओर देखना मुझे लगता है ठीक रहेगा। तो डॉक्टर हेवालकर को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारे मार्गदर्शन की। और विशेष रूप से मुझे लगता है कि बहुत सारे यहाँ पर जो अटेंडीज है उनको इंस्पिरेशन भी मिलेगा पुराण को एक्सप्लोर करने के लिए, पुराण से जो इंफॉर्मेशन मिल सकता है आज के लिए, और वो आज के लिए कैसे रेलेवेंट है, ये आपने हमारे सामने ये आपने उपस्थापित किया है। तो भारतीय इतिहास संकलन समिति और सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज विश्व भारती के पक्ष से मैं आपका आभारी हूँ, हम लोग सब। और हमारे अगले स्पीकर अभी ही इज हियर, लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर ओमजी उपाध्याय। Dr. Omji Upadhyay, as we all know, is the Director Research and Administration of ICHR, and he will be speaking to us today on the topic Bharatiya Itihas Drishti
एवं ऐतिहासिक सामग्री के अक्षय भंडार पुराण. So both our topics today is on the Puran. So today we are only dealing with the Puran, and tomorrow we will only deal with the Pali literature. So Omji, I think you have to unmute yourself. Yes, it's now unmuted. So I now invite Dr. Omji Upadhyay to speak on the topic. Okay. विद्यावाणी और संगीत के अधिष्ठात्री मां सरस्वती को प्रणाम। left the say, but if I have the choose then the topic. So आप तीनों संस्थाएं मकाईएस, शांतिनिकेतन और भारतीय इतिहास संशोधन समिति इसको बड़े मिशन से प्रयासपूर्वक रंजन सेन भाई साहब, राजीव कुंडू जी इसका पूरा संचालन कर रहे हैं। आप सबको नमन। जो पार्टिसिपेंट्स मुझे दिख रहा है कि 170 की संख्या में पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबका अभिनंदन, स्वागत। अभी जैसा कि रवि रंजन जी ने बताया कि मेरा विषय आज है भारतीय इतिहास दृष्टि एवं भारतीय इतिहास लेखन के सामग्री के अक्षय भंडार पुराण। पुनः मैं अपनी बात यही कहते हुए और डॉक्टर शरद जी मुझे दिख रहे हैं, उनको प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करते हुए अपनी बात करता हूं। मैं पूरा उनको सुन नहीं सका, मार्ग में आज हम लोग जाम के कारण बहुत देर तक फंसे रह गए। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मेरी बातचीत के सीधे सीधे दो हिस्से होंगे, एक तो भारतीय इतिहास दृष्टि और उसके बाद ऐतिहासिक सामग्री के अक्षय भंडार के रूप में पुराणों की क्या स्थिति है और उसको कैसे उपेक्षित किया गया, ये मेरी बातचीत के हिस्से हैं। इतिहास बहुत लोकप्रिय परिभाषा के साथ, बहुत लोकप्रिय डेफिनेशन के साथ अपनी बात शुरू करता हूं, जहां ये कहा जाता है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य अंतहीन संवाद। अंतहीन है, इसका सीधा मतलब है कि कभी पूरा ना होने वाला कार्य, यानी तथ्यों का सटीक प्रकटीकरण और सत्य के साक्षात्कार का सतत प्रयत्न, ये वास्तव में कभी नहीं पूरा होने वाला काम है। और इसीलिए इतिहास में कोई शाश्वत पूर्णता जैसी स्थिति नहीं। यह हमेशा एक इंटरिम रिपोर्ट जैसा है, एक इंटरिम रिपोर्ट जैसा है। जब तक हमारे सामने नए तथ्य ना आ जाएं, तब तक जो स्थापनाएं हैं वो बनी रहती हैं। यानी नए तथ्यों के आलोक में नए नैरेटिव्स बनते हैं, बनने भी चाहिए। और शायद इसीलिए ऑस्कर वाइल्ड जैसा विद्वान ये कहता है, लिखता है कि इतिहास का निर्माण तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इतिहास लेखन एक महान व्यक्ति ही करता है। अब मैं अपनी बात भारतीय इतिहास दृष्टि के बारे में पार्टिसिपेंट्स के साथ साझा करूं। उसके लिए आवश्यक है कि भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा और खासकर पाश्चात्य इतिहास लेखन से उसका विभेद, क्योंकि वास्तव में हमने लंबे समय तक गुलामी के दौर में जो हमारे मस्तिष्क का कोलोनाइजेशन हुआ, और वो दुर्भाग्य से बहुत सारे लोगों के आज तक डिकोलोनाइज नहीं हो पाए। उनकी एक स्पष्ट सोच थी, उनकी एक स्पष्ट रणनीति थी, उनका एक स्पष्ट लक्ष्य था, इसलिए उन्होंने बहुत रणनीतिबद्ध तरीके से, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से ये सारी चीजें स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन आज भी उस दुष्चक्र को हम पूरी तरह से नहीं तोड़ पा रहे हैं। हम में से अधिकांश हम पूरी तरह से नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसलिए इस एक तुलना के आधार पर, इस तुलना की बात करते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं कि जो इतिहास लेखन की परंपरा, भारतीय और पाश्चात्य इतिहास लेखन की परंपरा है, इसकी पृष्ठभूमि किस दर्शन से निकलती है। मैं केवल 3 बिंदुओं पे भी आपसे बात करूंगा। मानव को लेकर जो चिंतन है, मनुष्य को लेकर जो चिंतन है भारतीय और पाश्चात्य जगत में, उसका जो विमर्श है। मैं पाश्चात्य जगत में मानव की उत्पत्ति पाप से मानी जाती है। इटली का एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक है, आप सब उससे परिचित होंगे, मैकियावेली। वो कहता है कि मनुष्य मूलतः कृतघ्न होता है, कपटी होता है, धूर्त होता है, लालची होता है। और मैकियावेली ये भी लिखते हैं कि वो तब तक ही प्रेम और सहयोग करता है जब तक कि उसको लाभ पहुंचता रहता है।
ब्रिटिश विद्वान हैं हॉब्स, आप सब परिचित हैं उनके नाम से। वो कहते हैं कि मनुष्य क्रूर, मूलतः एक क्रूर, विनाशक, नीच, दुष्ट और आत्मकेंद्रित प्राणी है। आप फ्रायड का दर्शन, डार्विन को पढ़िए, मार्क्स को पढ़िए, कमोबेश यही अवधारणा उनके मनुष्य को लेके जो उनका चिंतन है उसमें यही अवधारणा मिलेगी। जबकि इसके समानांतर जब आप भारतीय दर्शन में देखते हैं तो वहां कहा गया कि मनुष्य परम सत्ता का अंश है, वो श्रेष्ठ है, देवपुत्र है। हमने माना कि हम देवपुत्र हैं, हम देव के अंश हैं। दूसरा ये कि व्यक्ति पर समष्टि को हमेशा प्रभावी माना गया भारतीय दर्शन में। इसीलिए हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमने क्रीडवन्तो विश्वमार्यम की बात की, हमने किसी एक समुदाय की बात नहीं की, हमने किसी एक क्षेत्र की बात नहीं की। हम पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, ये हमारी संकल्पना थी। हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है कि पूरा विश्व एक परिवार है। जबकि इसके समानांतर आप पाश्चात्य दर्शन को देखिए तो वहां जो पर्सनल इंटरेस्ट है, जो व्यक्तिगत हित है, उसके लिए सभी तरीके अपनाने की छूट दिखाई देगी। और अगर वहां किसी कम्युनिटी को, अगर किसी इस तरह के कॉन्शियसनेस की बात है भी, तो वो कम्युनिटी के लेवल तक ही सीमित है। वो चाहे क्रिश्चियन ब्रदरहुड की बात हो या मुस्लिम भाईजान और भाईचारे की बात हो, कहीं भी विश्व बंधुत्व का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। वसुधैव कुटुंबकम जैसी कोई संकल्पना वहां नहीं मिलेगी। ये एक दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात, जो जीवन का लक्ष्य है, उसको लेके दोनों दर्शनों में क्या अंतर है। भारतीय दर्शन में मानव जीवन का चरम उद्देश्य बताया गया मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थों की संकल्पना की गई, और चरम उद्देश्य बताया गया मोक्ष। जबकि पाश्चात्य दर्शन स्पष्ट तरीके से कहता है कि जो मैटेरियल अचीवमेंट है, जो भौतिक सुख प्राप्ति है, वही सबसे बड़ा अचीवमेंट है या वही हमारा लक्ष्य है। इसलिए अब आइए, और ये भ्रम फैलाया गया जानबूझ के, जिसके बारे में अभी आदरणीय हेबालकर साहब बात कर रहे थे, कि भारतीयों में तो इतिहास की चेतना ही नहीं थी। भाई, उनको जितना समझ में आएगा, एक तो उनकी रणनीति स्पष्ट है कि दे वांटेड टू हैमर द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन पीपल। वो चाहते थे कि हमारा आत्मविश्वास इस तरह से पददलित कर दिया जाए कि हमारा दिमाग लगातार लंबे समय तक उनका गुलाम बना रहे, और दिमाग गुलाम है तो हमारे ऊपर आसानी से शासन करते रहे। इसलिए उन्होंने बहुत रणनीतिबद्ध तरीके से इसको स्टैब्लिश किया। उन्होंने कहा कि भारतीय को इतिहास की कोई चेतना नहीं, उनको वो चीजें समझ में आ ही नहीं सकती। इसीलिए मैं आपसे एक चीज साझा करूं कि स्वामी विवेकानंद जब यूरोप और अमेरिका में अपने भाषण देते हैं तो पूरी भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा पे अपनी पूरी बातचीत करने के बाद, घंटे भर का भाषण देने के बाद, ये 79 टाइम्स इट्स ऑन द रिकॉर्ड दैट ही यूज्ड टू से दैट यू वेस्टर्नर्स विल नेवर अंडरस्टैंड। सारी बात कर लिए और उसके बाद कहते थे लेकिन आप पश्चिमी लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इसके मर्म को नहीं समझते, आप इसको जानते नहीं। अब जो इतिहास लेखन की भारतीय अवधारणा है, वास्तव में इतिहास का चिंतन भारतीयों की दुनिया को विशिष्ट देन है। यद्यपि उनकी जो संकल्पना है और हमारी संकल्पना में बहुत अंतर है। मैं आगे भी थोड़ी देर में इस बात को और स्पष्ट करूंगा। भारत में इतिहास लेखन की पूरी परंपरा ही बहुत प्राचीन है। अथर्ववेद में इतिहास की अवधारणा पर खूब व्यापक चिंतन मिलता है। पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, महाभारत, स्मृति ग्रंथ में खूब पर्याप्त चर्चा है इसकी। इतिहास संकलन योजना के कुछ हमारे वरिष्ठ विद्वानों ने ऐसी कम से कम 40 परिभाषाएं एक जगह संकलित की हैं इतिहास की। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को 5वां वेद कहा गया है। 4 वेद जो ज्ञान के प्रतिमान हैं, उनके समानांतर एक 5वां वेद, वेद मतलब जानना, ज्ञान का हिस्सा। कौटिल्य कहते हैं कि राजा को प्रतिदिन इतिहास का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अब देखिए इतिहास का दायरा कितना बड़ा था। हिज स्टोरी या हर स्टोरी से आगे निकलकर, पॉलिटिकल हिस्ट्री से आगे, बहुत आगे निकलकर, कि कम से कम हमारे ग्रंथों में इतिहास के 6 अंग बताए गए। क्या क्या? पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिकाएं यानी कहानियां और प्रसंग, उदाहरण, धर्म और नीति की व्याख्या के रूप में धर्मशास्त्र, और राज्य व्यवस्था के रूप में राज्यशास्त्र के रूप में अर्थशास्त्र। ये कम से कम 6 अंग, यानी इतिहास को ज्ञान के क्षेत्र में बहुत व्यापक और श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था, ये स्पष्ट है। और भारतीय इतिहास में यह अवधारणा बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्विताम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहास प्रचय।
लेकिन दुर्भाग्य से जो बाह्य आक्रमण हुए और संघर्ष हुए उनके कारण इतिहास की यह जो अवधारणा थी, व्यापक अवधारणा थी, वो सिमटती चली गई। और जैसा कि मैं अभी आपसे कह रहा था कि ब्रिटिश गुलामी के काल में भारतीय इतिहास और इतिहास लेखन में इतनी सारी विकृतियों को प्रोत्साहन मिला, वो अगणित हो गई। और मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि पाश्चात्य विद्वानों ने स्थापित करने का प्रयास किया कि भारतीयों में तो इतिहास की चेतना ही नहीं है, उस चेतना का ही अभाव है। इसी दौरान जो बहुत सारे ऐसे विद्वान भी रहे, दोनों ही धाराएं समानांतर चलती रहीं और दूसरी धारा थोड़ी कमजोर पड़ी रही क्योंकि प्राबल्य उनका था, उस धारा का था। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने पाश्चात्य अवधारणाओं को तो जितना वो ले सकते थे वहां तक आत्मसात किया भी, लेकिन भारतीय दृष्टि को कभी अमान्य नहीं किया, भारतीय इतिहास दृष्टि को कभी अमान्य नहीं किया। किसी भी वास्तव में किसी भी देश, समाज और राष्ट्र का इतिहास उसके जीवन दर्शन, उसके जीवन मूल्यों, वहाँ के धर्म, संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप। एंड कॉन्ट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, जो हमारा भारतीय लेखन का उद्देश्य था, भारतीय इतिहास लेखन का उद्देश्य था, उसमें स्पष्ट बताया गया था कि भारतीय इतिहास लेखन का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण अस्तित्व के साथ साथ मानव कल्याण है, मानवीय गुणों का विकास है, विश्व बंधुत्व और एकत्व की भावना इसके लक्ष्य हैं। इसलिए जो हमारा चिंतन और लेखन, इतिहास लेखन है, उसमें धर्म को, धार्मिक तत्व को बहुत विशेष स्थान दिया गया। जो हमारी सनातन परंपरा है, जहाँ कहा गया धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है। इसके 10 लक्षण बताए गए, धृति, क्षमा, दमुस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यमक, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। क्लियर डूज एंड डोंट्स की बात की गई कि ये करणीय है, ये अकरणीय है, ये करने लायक है, ये नहीं करने लायक है, और ये अगर आप करते हैं तो आप धर्म का सही रूप में अनुपालन कर रहे हैं। वास्तव में जो मानवीय मूल्यों और गुणों के विकास की चेतना थी, वो भारतीय इतिहास चिंतन और इतिहास लेखन का एक धुरी थी, उसका एक मुख्य थी। यानी धर्म, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र जीवन को एक करने की कड़ी रहा। इसके विपरीत फिर एक बार वेस्टर्न फिलोसफी की ओर देखिए, पाश्चात्य जगत की ओर देखिए, तो वहां जहां हीगल जैसा बहुत बड़ा दार्शनिक, हीगल जैसा दार्शनिक ये कहता है कि पश्चिम में इतिहास का उद्भव विस्तार तो ईसा से मानते हैं वो। इसी आधार पर बहुत सारे पाश्चात्य इतिहासकारों ने ईसा के पूर्व के काल को अंधकार में मान लिया और उसको अराजकतापूर्ण बताया। और वहां के इतिहास ग्रंथों में जो विश्व उत्पत्ति की बात रही, जो सृष्टि रचना की बात रही, वो बाइबिल पर आधारित हो गई। बाइबिल में जहाँ पे 23 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व को बिशप असर ने ये घोषित किया, आयरलैंड के एक बिशप ने, कि जो भी इसको नहीं मानेगा उसे दंडित किया जाएगा। इस आधार पर वहाँ बाइबिल पर आधारित सृष्टि रचना की बात होने लगी। पाश्चात्य विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने अनेक बार इसको निर्मूल सिद्ध किया। इसके बाद भी मैक्स मुलर जैसे स्टेचर का व्यक्ति, टाइनबी जैसा विद्वान इस बात को अस्वीकार करने को तैयार नहीं थे। मार्क्स ने तो यहाँ तक, जिसको हम कह रहे हैं कि वो हमारी पूरे व्यवस्था की, हमारे पूरे चिंतन की, हमारी पूरी वैचारिकी की धुरी है धर्म, उसको मार्क्स ने अफीम की पुड़िया कहा। अब आप इस अंतर को एक बार जब सोचेंगे तो इतना बड़ा गैप कैसे है और क्यों है, इसको हम समझ सकेंगे ठीक से। कालगणना पे आइए। भारतीय कालगणना पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करती है और बहुत बड़ा कालमान है। हम चतुर्युग की संकल्पना वाले लोग हैं, उसके ऊपर कल्प और इतनी बड़ी वो सृष्टि चक्र की पूरी संकल्पना है हमारी। 4 युग की संकल्पना ही 43,20,000 वर्ष की है, जिसमें 40%, 30%, 20% और 10% चारों युगों की है। जबकि जो उनकी वैचारिकी कहती है वो 23 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व से, उसके पहले का काल अंधकार में, और वहां पे पूरी लीनियर कालगणना की बात है, कालमान की बात है कि अंधकारमय काल से पूर्ण प्रगति की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, यूनिलीनियर हो रहा है। हम चक्राकार या सर्कुलर कालमान की बात करते हैं, जिसमें बार बार प्रगति और बार बार अवनति होती है। तिथियों की अपेक्षा, ठीक है, हमने तिथियों पे उस तरह का शायद, यद्यपि इस पे भी हम डिबेट में जाएं तो हमें ऐसे लगातार प्रमाण मिलेंगे, लेकिन फिर भी हमने तिथियों की अपेक्षा भारतीय इतिहास लेखन में ऐतिहासिक घटनाओं, आख्यायिकाओं और प्रेरणास्पद अंगों को अधिक महत्व दिया। ये सत्य है कि जब यूरोपीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को मिथकों के जाल में फंसाने का प्रयास किया, जिससे अभी तक हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सके, जिससे हम भारतीय इतिहास लेखन और इतिहास चिंतन अभी तक मुक्त नहीं हो सका।
मिथकों के विपरीत भारत में हजारों वर्षों से परंपराओं का महत्वपूर्ण स्थान था। ये भारतीय इतिहास को जानने, समझने और विश्लेषित करने का वास्तव में प्रमुख साधन मानी जाती रही हैं। ये रूढ़ियां नहीं हैं, परंपराएं हमारी रूढ़ियां नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय जनजीवन में, हमारी चेतना में एक उत्साह का प्रतिमान है, उत्साह की परिचायक है। ये जितनी भी परंपराएं हैं, ये भारतीय संस्कृति, चार पुरुषार्थ और अध्यात्म जीवन से जुड़ी रही हैं, और इसी कारण भारत में इनकी निरंतरता, इनकी आज भी जिसको हम कहते हैं सातत्य और उत्तरजीविता, वो बनी हुई है। अब आइए, भारत में इतिहास लेखन और अध्ययन को अतीत से ही, मैं जैसा कह रहा हूं लगातार, कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। कल्हड़ की राजतरंगिणी एक उदाहरण के रूप में लीजिए। कल्हड़ की राजतरंगिणी में इतिहास लेखन पे जो विचार प्रकट किया गया है, वो यहाँ तक कि आज के हिस्टोरियंस के लिए भी गाइडलाइन हो सकता है। और पाश्चात्य जगत से आप तुलना करेंगे तो किसी भी तत्कालीन इतिहासकार ने इतिहास लेखन के, इतिहास चिंतन के तत्वों का इतनी स्पष्टता से, क्या इसके बहुत दूर दूर तक कोई विवेचन विश्लेषण नहीं किया। क्या कहते हैं कल्हड़? कल्हड़ कहते हैं कि एक तो अपने पूर्व के 11 इतिहासकारों का पूरा विवरण देते हैं, फिर कहते हैं कि इतिहासकार को हमेशा रागद्वेष से ऊपर और पक्षपात रहित होना चाहिए। इतिहास लेखन से पहले उसको अपने पूर्व के काल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि उसे परिस्थितियों और घटनाओं का सही विवेचन करना चाहिए, और किसी विषय का विश्लेषण पूरी समग्रता में, पूरी टोटलिटी में करना चाहिए। इतिहास की समस्याओं को उसकी व्यापकता और विविधता के परिप्रेक्ष्य में ही विश्लेषित करना चाहिए, और उसके निष्कर्ष का आधार नैतिक होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके निष्कर्ष का आधार नैतिक होना चाहिए। तो मैं फिर वही कि व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के साथ अंग्रेज यहाँ आए, गोरे लोगों पर भार के एक सिद्धांत के साथ आए, और उन्हें साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय असभ्य हैं, जंगली हैं, बर्बर हैं, क्रूर हैं, उनको अपना शासन करने नहीं आता, इसीलिए यहाँ आर्य आए, यवन आए, हूण आए, कुषाण आए, शक आए, पहलव आए, मुस्लिम आए, और अब अंततः हम आए। यद्यपि आर्य इन्वेजन थ्योरी आज पूरी तरह से खारिज हो चुकी है, खंडित हो चुकी है, लेकिन उनको तो एस्टैब्लिश करना था ये सारी चीजें कि सब कुछ अच्छा, जो कुछ भी अच्छा है वो बाहर से आया। यहाँ का अपना जो मूल पद्धति है वो बहुत बर्बर और जंगली जैसी स्थिति वाली पद्धति है। उनका लक्ष्य और उनकी दृष्टि, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि पूरी तरह से स्पष्ट थी। इसीलिए इतनी सारी विकृतियां हमारे लेखन में होती गई। अब आइए इतिहास के स्रोत के रूप में पुराणों से। मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि कितना व्यापक अवधारणा थी इतिहास लेखन को लेके, लेकिन उसको कैसे हैमर किया इन लोगों ने। उन्होंने ये बता दिया कि ये सारे जो हैं वो मिथ हैं, माइथोलॉजी हैं, और इसलिए वो हमारी दृष्टि से ओझल हो गए, या हमने उसकी ओर दृष्टि सही तरीके से उसको देखना छोड़ दिया। और खासकर उनके जो मानस थे अंग्रेजों के, उन्होंने तो बहुत ठीक से उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। अभी मैं कुछ पिछले साल हम लोग एक बैठक में थे, बड़ी अजीब सी एक घटना है। एक स्वनामधन्य विश्वविद्यालय यहाँ दिल्ली में है, जहाँ टुकड़े गैंग की बात होती है। वहाँ पे एक स्वनामधन्य प्रोफेसर, यद्यपि वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक मीटिंग में, हम लोग बैठे हुए हैं, और एक मीटिंग में बड़े तल्ख, बड़े अदीब लहजे में कहा, उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में या प्रारंभिक भारत में कुछ भी अच्छा था क्या, ऐसा था क्या? कहा कि डू यू पीपल रियली बिलीव दैट देयर वाज समथिंग गुड और रिमार्केबल इन एंशिएंट इंडिया? वहीं पे जब उनसे पलट के तुरंत पूछा गया कि प्रोफेसर, डू यू रियली फील दैट, डू यू रियली बिलीव दैट यू हैव रेड समथिंग ओरिजिनल ऑन एंशिएंट इंडिया? And if you have read some original text, if you have read any Ved, any Puran, any Upanishad ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, प्लीज लेट अस नो। वो इस बात पे बैकफुट पे चले गए कि वास्तव में प्राचीन भारत में कुछ अच्छा था क्या। ये जो वैचारिकी, जो मानसिकता बनी अंग्रेजी या औपनिवेशिक मानसिकता के कारण, ये बड़ी खराब स्थिति है। अब मैं थोड़ी चर्चा आपसे पुराण कैसे इतिहास के बड़े अक्षय भंडार हैं, बहुत बड़े स्रोत हैं, इस पे थोड़ी चर्चा करूंगा। पूरी उनकी विश्वसनीयता पर ही अंग्रेज समर्थित जो इतिहासकार थे, जो थिंक टैंक्स थे उनके, उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। जैसा मैं कह रहा था, उन्होंने हमारे मनोमस्तिष्क में, भारतीयों के मनोमस्तिष्क में ये अवधारणा बैठाने का पूरा प्रयास किया
कि ये मिथक शास्त्र है। अभी इस पे खूब चर्चा हो रही थी मिथ और माइथोलॉजी पे। ये पूरा मिथक शास्त्र है, झूठ का पुलिंदा है, कल्पनाओं का पुलिंदा है। इसलिए लंबे समय तक ये हुआ और आज तक ये रह गया कि अभी तक स्रोत के रूप में अभी जो पुराणों का भंडार है हमारे पास, वो उपेक्षित और बहुत हद तक अप्रयुक्त, अनयूज्ड रह गया है। जबकि भारतीय शास्त्रों का ईमानदारी से अध्ययन करने वाले ये जानते हैं कि वैदिक काल से लेकर 8वीं शताब्दी तक कम से कम ले लीजिए अगर तो कुछ घटना अभी भी हो रही है, बाद के कालखंड में भी बहुत हुई है, लेकिन 8वीं शताब्दी तक का अगर हम कालखंड ले लें तो एक लंबे कालखंड में जो भारतीय साहित्य, भारतीय वाङ्मय है, उसमें इतिहास और पुराण लगभग समानार्थी शब्दों के रूप में यूज हुए हैं, रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है कि भारतीय ऋषि मनीषी कथा, कहानी और इतिहास में अंतर नहीं समझते थे। प्राचीन भारतीय साहित्य में गाथा, नाराशंसी, कथा, आख्यान, प्रशस्ति, इन सबको इतिहास पुराण से भिन्न और अलग समझा गया है, उनसे भिन्न माना गया है। भारतीय वाङ्मय में पुराण का इतिहास से अलग, या इस तरह से कहें कि लगभग साथ साथ ही इतिहास और पुराण का साथ साथ प्रयोग हुआ है। फिर भी एक अंतर इतिहास पुराण, दो शब्द तो बनाए ही गए, यानी हमारे ऋषि मनीषी थोड़ा अंतर तो इसमें मानते ही थे। और जब उस अंतर को आप देखेंगे ठीक से, सही नजरिए से, तो ये दिखता है कि इतिहास में जहाँ वंशानुचरित यानी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हिस्ट्री पे, वंशानुचरित पे, डायनेस्टिक हिस्ट्री पे ज्यादा जोर था, वहीं जो पुराण थे उसमें वंशानुचरित के साथ साथ ही जो सांस्कृतिक इतिहास है, कल्चरल हिस्ट्री है। यद्यप अमरकोश में एक परिभाषा आती है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च वंशानुचरितश्चैव पुराणम पंचलक्षणम। और इस दायरे में देखिए कि कितना बड़ा कवरेज हमको मिल रहा है, कितना दूर तक इसकी सीमाएं जा रही हैं। तो उस पर अधिक बल था, कल्चरल हिस्ट्री पे अधिक बल था, यानी राजनीतिक इतिहास या जो डायनेस्टिक हिस्ट्री है वो पुराणों के मुख्य विषय नहीं थे। इसीलिए एक विवाद ये भी बहुत छिड़ता है, रामायण महाभारत इतिहास है या नहीं, काल्पनिक ग्रंथ हैं। और दूसरी धारा को जब भी कोई बुरा उदाहरण देना होता है, जब भी ये बताना होता है कि स्त्रियों की दशा खराब थी, तो 4 उदाहरण वहां से खोज लाते हैं। जब भी ये कहना होता है कि संबूक का वध हुआ, तो उदाहरण वहां से खोज लाते हैं, लेकिन वैसे कहते हैं कि ये गल्प है, ये काल्पनिक ग्रंथ है। पुराणों के संदर्भ में एक और बड़ी भ्रांत धारणा ये फैलाई गई कि जो पौराणिक परंपरा है और जो वेद स्मृति है, जिसको हम स्रोत स्मार्ट परंपरा कहते हैं, ये एक दूसरे से परस्पर भिन्न भी है और एक दूसरे का विरोधी भी है। वो ये बताने का प्रयास किया गया कि दोनों परंपराएं, यानी स्रोत स्मार्ट परंपरा यानी वेद और स्मृतियों की परंपरा और पौराणिक परंपरा, ये दोनों अलग अलग जीवन दृष्टियों की देन है। वास्तव में साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने जानबूझकर बहुत रणनीतिबद्ध तरीके से, बहुत सोच समझकर इस तरह की चीजें स्टैब्लिश करने का प्रयास किया। और जिन साम्राज्यवादी पाश्चात्य इतिहासकारों ने यह भ्रम वास्तव में फैलाने का प्रयास किया, इस तरह के अनेक भ्रम, उनकी दृष्टियां पूरी तरह से, नीडलेस टू से, पूरी तरह से भारत विरोधी थी। और वो भारत पे लंबे समय तक शासन चल सके ब्रिटिशर्स का, और भारत में ईसाई बनाए जा सकें, भारत को ईसाई देश बनाया जा सके, इस उद्देश्य से उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए लोग थे। इसलिए उनके सामने एक लक्ष्य था कि जब तक वे सनातन परंपरा को, सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म को और दर्शन को, जब तक उसको ईसाई धर्म से नीचे न सिद्ध करते, उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए हिंदू समाज की जो बहुत सारी परंपराएं हैं, उनमें परस्पर विरोध दिखाने का जबरदस्ती ये प्रयास किया गया। आर्य अनार्य का एक विभेद पैदा किया गया, वैदिक बौद्ध का, वैदिक पौराणिक का, और योजना पूर्वक इस तरह के विरोध दिखाने का प्रयास हुआ। वास्तव में वास्तविकता ये है कि इस तरह की जितनी चीजें, जितना विरोध उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, कोई परस्पर विरोध की स्थिति नहीं है, कोई विरोध है ही नहीं। और भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है, अगर आप ठीक से समझने का प्रयास करेंगे इसको, उसको हम कहते हैं स्वयं शुद्धि, सेल्फ करेक्शन। ऐसा नहीं है कि बुराइयां नहीं आई, बुराइयां आई समय पे। जब भी प्रवाहमान सरिता का जल रुकता है तो उसमें सड़न आती है, लेकिन उस सड़न को अपने आप दूर करने का एक अलग तरह का गुण भारतीय संस्कृति में था। शायद यही उसकी उत्तरजीविता का कारण भी है। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, लेकिन हम अभी तक बाकी हैं। इतने सारे झंझावात सह के भी
इतने सारे वैदेशिक आक्रमण झेल के भी इतनी विपरीत परिस्थितियों से गुजर कर ही। तो एक जो स्वयं शुद्धि की स्थिति थी हमारे यहाँ, सेल्फ करेक्शन की, इसीलिए इसी विशेषता के कारण जब वैदिक धर्म में विकार आया जब वैदिक धर्म में कुछ विकार आया तो बुद्ध उन विकारों को दूर करने के लिए आ गए, बौद्ध धर्म आ गया, गौतम बुद्ध पैदा हो गए। जब गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म में कुछ विकार आया तो शंकराचार्य और गोरखनाथ एक पताका लेकर आ गए। जब इस्लामी शासन में विकार बढ़ता है तो भक्ति आंदोलन यहाँ शुरू हो जाता है। जब मॉडर्न पीरियड में इस तरह के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की जरूरत पड़ती है तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद सहित दर्जनों ऐसे आंदोलन खड़े हो जाते हैं। इसलिए जो श्रौत स्मार्त परंपरा है हमारी, वेदों और स्मृतियों की परंपरा है, उसके पीछे पुराणों की जो रचना हुई या उसके बाद जो पुराणों की रचना हुई, उसके पीछे इतना सा ही तथ्य है, यही एक बात है कि उपनिषदों की रचना के समय समाज में आत्मा परमात्मा, जीव और ब्रह्म, इन सब बातों को लेके खूब तर्क वितर्क चल रहे थे। उन तर्कों और उनकी भाषा को समझने में आमजन थोड़ी कठिनाई महसूस करता था। इसलिए धर्म के गूढ़ तत्वों को आम आदमी समझ सके, इसलिए इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पुराणों की रचना प्रारंभ हुई। पद्म पुराण में एक इस तरह की बात कही गई है। उसके 4थे अध्याय में ये श्लोक आता है कि बहुशास्त्रम समम यस्य बहुन्नेदान सविस्तरान पुंसो अश्रुत पुराणस्य न सम्यक जाति दर्शनम। यानी भारतीय संस्कृति और जीवन दृष्टि की मौलिकता को समझने वाले किसी भी विद्वान को यह बात बहुत सहजता से समझ में आ जाती है कि पुराणों की रचना श्रौत स्मार्त के विरुद्ध नहीं, श्रौत स्मार्त परंपरा के वैदिक और स्मृतियों की परंपरा के विरुद्ध नहीं हुई, बल्कि उसी परंपरा की बढ़ती हुई कड़ी में जो युगानुकूल आवश्यकताएं थी, जो लोगों को समझ आने की आवश्यकता थी, उसके कारण हुई। और इसीलिए देवी भागवत पुराण में ये कहा गया कि श्रुति और स्मृति धर्म की आंखें हैं और पुराण धर्म का हृदय है। पुराण साहित्य खूब अत्यंत विशाल है, इसीलिए उसको पुराणाणव कहा गया। यद्यप जिन 5 लक्षणों की बात मैं अभी कर रहा था, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंतराणि च वंशानुचरितश्चैव पुराणम पंचलक्षणम, उसको लेके भी एक ये विवाद है, या विवाद कह लीजिए, एक अलग मत कह लीजिए कि केवल ये 5 विषय नहीं है पुराणों में। पुराणों की इतनी विपुल राशि है कि इसके साथ साथ सैकड़ों विषय और हैं, यानी बहुत सारे सैकड़ों विषयों के साथ ये 5 विषय भी प्राप्त होते हैं। हो सकता है कि अमरकोश के रचनाकार ने ये परिभाषा किसी पुराण से ही लिया हो, लेकिन पूरी तरह से पुराण के विषयों के प्रति ये न्याय नहीं कर पाता। इसीलिए भागवत पुराण में इसको महद अल्प व्यवस्था कहा गया है। ये 5 चीजें बताने को महद अल्प व्यवस्था कहा गया है। पुराण वास्तव में विश्वकोश है, इंसाइक्लोपीडिया है। उनमें भूगोल है, तीर्थों के वर्णन है, व्रत, उपवास, दान, अहिंसा और भक्ति का वर्णन है, सांख्य और योग जैसे कुछ दर्शनों का उल्लेख है, वृत्ति या ड्यूटीज की व्याख्या है, रक्षांतराण या प्रोटेक्शन का पूरा विवरण है, संस्थाओं का उल्लेख है। कुछ पुराण एक विशेष वर्ग के कहे जाते हैं, सेक्टेरियन कहे जाते हैं, क्योंकि वे किसी देवता विशिष्ट को ही ध्यान में रखकर या उसको केंद्र में रखकर रचे गए, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुण पुराण। और गरुण पुराण तो मृत्युपरांत जीवन का वर्णन करता है। वास्तव में यह कहना बड़ा कठिन है कि भारतीय संस्कृति का कौन सा ऐसा पक्ष है जो पुराणों से छूट गया है या पुराणों में नहीं है। पुराण की एक ही परिभाषा मुझे या हम लोगों को ज्यादा सटीक लगती है, ज्यादा सही लगती है, जो वायु पुराण में है और पुरा काल से ही चली आ रही है कि यस्मात् पुरा हृदय नीतम पुराणम तेन ही स्मृतम। अब हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे पास बहुत कुछ पुरा हृदय नीतम है, अर्थात जो अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है और आज भी हमारे सामने उपस्थित है, आज भी हमारे आंख से ओझल नहीं हुआ है। हमारी इस सांस्कृतिक धरोहर या कल्चरल हिस्ट्री का ही नाम, कल्चरल हेरिटेज का ही नाम पुराण है। अगर हम उपपुराणों की चर्चा न भी करें, उपपुराणों को छोड़ भी दें, तो जो 18 पुराण हैं उसमें से कई तो बहुत विशाल हैं। स्कंद पुराण में 81,000 लगभग श्लोक हैं, सबसे बृहद स्कंद पुराण ही है। पद्म पुराण में 55 श्लोक हैं। आकार की दृष्टि से पद्म पुराण निश्चित रूप से दूसरे स्थान पर है। तीसरा स्थान नारद पुराण का है, जिसमें 25,000 श्लोक हैं। इसके अलावा ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण,
कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इन पुराणों में भी 10,000 से लेके 24,000 तक श्लोक हैं। सबसे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण है, इसके अलावा एक वही बच रहा है जिसमें लगभग 9,000 श्लोक। भारतीय इतिहास के अध्येताओं को इस पुराणार्णव यानी पुराणों के जो ये विशाल समुद्र है हमारे सामने, निश्चित रूप से हमको इसका ठीक मंथन करना चाहिए। अभी तक तो ब्रिटिश या उनके द्वारा समर्थित और उनके मानस पुत्रों ने, मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा भ्रम खड़ा किया हुआ था या किया हुआ है, ये मैं कहूँ अभी भी बहुत लोग उससे मुक्त नहीं हो रहे हैं या हो पा रहे हैं कि ये गल्प है या मिथ है। लेकिन इनका जो विशाल सागर हमारे सामने है उसके मंथन से अमृत जरूर निकलेगा, करोड़ों रत्न मिलेंगे, ऐसा हम मानते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर शुरू भी हुआ है भारतीय पुराण अध्ययन संस्थान। मुझे लगता है कि एक दिन डॉक्टर संतोष शुक्ल जी भी आपसे बात करने वाले हैं। भारतीय पुराण अध्ययन संस्थान इस पे खूब काम कर रहा है और भी कुछ संस्थान संगठन इस पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट नए ICHR से हमने कुछ नए रिसर्च प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल रिसर्च प्रोजेक्ट लोगों को दिए हैं पुराणों पे काम करने के लिए। और पुराण राजनीतिक से अधिक यानी डायनेस्टिक हिस्ट्री से अधिक सांस्कृतिक इतिहास लेखन के लिए बहुत हद तक उपयोगी साबित होगा, ये तय है। कई सारे तो अभी आने लगे हैं इस तरह के। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे साझा करूं कि विज्ञान के जो पिछले 150 साल में साइंस में जो रिसर्चेज हुए और उनसे जो स्थापनाएं, जो सिद्धांत बनाए गए, पिछले 25 साल में उसमें से मोर देन 2/3 अराउंड 65-70% जो स्थापनाएं थी वो नए रिसर्चेस के आने से खंडित हो गई, टूट गई, खत्म हो गई। नए रिसर्चेस के आने से वो स्थापनाएं खत्म हो गई। लेकिन पता नहीं इतिहास के साथ ये विडंबना क्यों है या हम इस विडंबना में क्यों जीते हैं कि हम बहुत अच्छे नए रिसर्चेस के आने के बाद भी जो प्राइमरी सोर्सेज के आधार पर हुए हैं, जिनके स्पष्ट प्रमाण हैं, उसके बाद भी किसी ने बिना प्रमाणों के आधार पर लिख दिया, उसको हम मानते रहते हैं। ये व्यवस्था टूटनी चाहिए, ये व्यवस्था टूटनी चाहिए। और पुराणों से भी अब तक ऐसी बहुत सारी भ्रांत अवधारणाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं और आगे भी ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक अवधारणाएं बदलेंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। पुराण, अब मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अभी भी कुछ पुराणों की रचना चल रही है, लेकिन 8वीं शताब्दी तक ही ले लें हम तो ये कहना बड़ा गलत है कि गुप्त काल के बाद पुराणों की रचना पूरी तरह से बंद हो गई। पुराण 8वीं शताब्दी तक लिखे जाते रहे और आज जिस सबल्टर्न हिस्ट्री की चर्चा हो रही है वो वास्तव में नया विषय नहीं है। आप ध्यान से देखिए तो पुराणों में सबल्टर्न जैसी व्यवस्था या सबल्टर्न जैसी स्थिति पहले ही उसकी चर्चा हो चुकी। इस तरह से पुराणों का सही तरीके से अवगाहन, अनुशीलन हमें निश्चित रूप से बहुत सारे नए सोर्सेज की ओर, बहुत सारे नए कंक्लूजन्स की ओर ले जाएगा। अभी एक चर्चा ये भी हो रही थी पीछे कि कौन से पुराण अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, हर पुराण से कुछ ना कुछ विशेष मिलता है, मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ पुराण जैसे नारद और विष्णु पुराण उसका बहुत ज़्यादा महत्व के सात्विक पुराण माने जाते हैं। नारद पुराण में वेद के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, उनका बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत महत्वपूर्ण और मौलिक उल्लेख मिलता है। नारद पुराण के 3रे पाद में सकाम उपासना का वर्णन मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण वैष्णव प्रिय होने के कारण या उनके साथ साथ बहुत सारी दृष्टियों से उपयोगी है, क्योंकि समाज के जो देश और समाज उस समय का था, उसके उस समय के संकट, खोई हुई शक्ति संपदा और उस मेधा को पुनः प्राप्त करने, संग्राम में आसुरी शक्तियों का विनाश करने में जो एक प्रेरणा मिल सकती है या उसके जो विवरण हैं वो प्रेरक हैं बहुत। इसलिए जो पुराण हैं उनकी युगानुकूल व्याख्या भी बहुत आवश्यक है। इसलिए इस पे रेगुलर रिसर्च किया जाना चाहिए। और मैं इन बातों के साथ एक बार फिर से आपको कुछ जो विद्वानों ने और खासकर 1 शताब्दी से बातें चली आ रही हैं, स्वामी विवेकानंद ने इंडियन हिस्ट्री इन इट्स पर्सपेक्टिव में लिखा कि अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा है उससे हमारे इतिहास को विकृत होने के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये केवल भारत के पतन की कहानी कहता है।
अब समय आ गया है कि हम अपने हजारों वर्षों से जी रही जीवित सभ्यता के लिए एक स्वतंत्र मार्ग ढूंढें। उन्होंने कहा कि ऐसे इतिहास को अस्वीकार करो और भारत के सही इतिहास का लेखन प्रारंभ करो। भगिनी निवेदिता फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में ये लिखती हैं कि भारत के सम्मुख जो सबसे प्रमुख कार्य हैं हमारे सामने, उसमें से एक है कि भारतीय अपने स्वयं के इतिहास का पुनर्लेखन और सही लेखन करें, और वो भी आधुनिक नियमों के अनुसार, जो एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि व्यक्तियों के संयुक्त प्रयासों से, दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि भारतीय अध्ययनशील व्यक्तियों के द्वारा होगा। आनंद कुमार स्वामी लिखते हैं कि अपने ही इतिहास से छेड़छाड़ और थोपा हुआ इतिहास हम कब तक पढ़ेंगे। के.एम. पनिक्कर कहते हैं कि झूठा इतिहास अब बदला जाना चाहिए। महात्मा गांधी लिखते हैं 1917 में कि भारत में विकृत इतिहास ही पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए भारत का विद्यार्थी मिडिल सेक्स काउंटी जानता है, लेकिन सौराष्ट्र और काठियावाड़ को नहीं जानता। वह मैनचेस्टर और लिचेस्टर तो जानता है, लेकिन गंगा और यमुना को ठीक से नहीं समझता। एक जर्मन विद्वान है विलियम वॉन पोकहेमर, वो लिखते हैं कि जब मैं भारत का इतिहास पढ़ता हूं तो लगता ही नहीं है कि मैं भारत का इतिहास पढ़ रहा हूं, बल्कि यह केवल पराजय, पतन और अपमान का इतिहास है। इसीलिए अब समय है कि हम सही तरीके से इतिहास लेखन को सही दिशा में ले जाएं, और जो लोग कभी भारत नहीं आए, जो भारत को समझने का बाहर बैठकर ही लगातार उन्होंने विकृत लेखन किया, उनके चश्मे से हमने अपने समाज, अपने इतिहास को देखना शुरू कर दिया। हमने कार्ल मार्क्स के चश्मे से अपने को देखा, जो ये लिखता है कि इंडिया इज अ पेक्यूलियर कंट्री, इंडिया इज अ पेक्यूलियर कंट्री बिकॉज दे आर वर्शिपिंग काउज एंड मंकीज। वो समझ ही नहीं सकता उसके पीछे के तथ्य को। वो न्यूयॉर्क हेराल्ड में 2 ऐसे लेख लिखता है 1853 में, और ये बात एस्टैब्लिश करता है। हमने मैक्स वेबर के नजरिए से देखना शुरू कर दिया, जो ये कहता है कि दो सोसाइटीज कैन नेवर कम अप, दैट इज इंडिया एंड चाइना, बिकॉज दे बिलीव इन रीबर्थ एंड कर्म एंड रीबर्थ। उन्हें इस बात की समझ हो ही नहीं सकती। इसलिए हमको इस नजरिए से अपने को बाहर निकालने की आवश्यकता है। हम भारतीय तथ्यों के आधार पर, हमारे सामने जो विपुल संपदा है उसके आधार पर सही सत्यपरक इतिहास लेखन की ओर हमारी युवा पीढ़ी जाए, हम सब जाएं। इस कामना के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर उपाध्याय। अभी तक एक प्रश्न आया है। अगर किसी का और कोई प्रश्न हो, मुझे लगता है कि इतने आफ्टर सच अ learned discourse, many of our attendees will be having some questions in their mind. So we can ask some of the questions in the question and answer box given here. Till now, we have one question: impact of Puran on everyday life of ancient India. Of everyday life of ancient India, right? Ancient India, yes. Everyday life. As I told you that Puranas depicts more of cultural history than the dynastic history. So definitely, as I told you earlier, that it was these were the easy interpretations of Vedic literature somehow. So it had deep-rooted impact on ancient Indian people or society. So there is such thing. जिन लोगों को वेद और उपनिषदों को या स्मृतियों को समझने में, यद्यपि स्मृतियां भी कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में ही थी। अब शुरू करें मनुस्मृति से, तो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, देवल स्मृति, ये जितनी भी स्मृतियां हैं, ये सभी डूज एंड डोंट्स को लेके, या समाज को कैसे चलना चाहिए, समाज की आचार संहिता कैसी होनी चाहिए, इस पे ही केंद्रित हैं। और इनके भी जो गूढ़ तत्व हैं, इनके बहुत सहज इंटरप्रिटेशंस, बहुत सहज निष्पत्तियां इसमें की गई पुराणों में। इसलिए पुराणों का जो प्रभाव था, या पुराणों की जो पहुंच थी, उनकी जो समझ थी, बहुत आसान कहानियों के माध्यम से, बहुत आसान उदाहरणों के माध्यम से वो लोगों के या जनमानस के निचले हिस्से तक पहुंच सके, इसलिए उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहा।
और इसीलिए ये लंबे समय तक मैं जैसा कह रहा था कि इतिहास पुराण युगमत शब्द के रूप में चलते रहे। इतिहास और पुराण एक साथ उनकी बात होती रही, पांचवा वेद तक कह दिया गया इसको। ये स्थिति चलती रही, इसलिए इसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से रहा। जी। और एक प्रश्न है ऑन द क्रोनोलॉजी ऑफ द पुराण। क्रोनोलॉजी फॉलो। Chronology of the Quran. Yes. It's a very debatable question, in fact. But finally, these were compiled in Gupta period. तो खासकर जो मत्स्य पुराण है, कन्व पुराण है, इनका जो फाइनल कंपाइलेशन ज़्यादातर पुराणों का होता है वो गुप्त पीरियड में होता है, गुप्त काल में होता है। लेकिन पीछे की फिर वही श्रुति स्मृति परंपरा को ये समेटे हुए आ रही हैं, इसलिए जो दायरा है, काल का दायरा है इनका, वो बहुत बड़ा है। लेकिन फाइनल कंपाइलेशन आके गुप्त पीरियड में हो रहा है पुराणों का, ये सही है। और उसके बाद भी पुराणों की रचना होती रही है 8वीं शताब्दी तक, 9वीं शताब्दी में। अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ पुराण, संतोष जी से बात हो रही थी, वो बता रहे हैं कि पुराणों की रचना अभी भी चल रही है, कुछ विद्वान कर रहे हैं, संस्कृत के कुछ विद्वान पुराणों की रचना अभी भी कर रहे हैं। लेकिन उनको हो सकता है आज के 500 साल बाद हम उस हिसाब से या उस तरीके से देखना शुरू करें, या उसके कंटेंट को उस हिसाब से महत्व मिले। तो ये स्थिति है। जी। फिर और एक प्रश्न है कि क्षेत्रीय इतिहास में पुराणों की प्रासंगिकता। निकालना पड़ेगा। जैसे मैं वो कह रहा हूँ ना कि सागर मंथन करके और उससे सत्व या रत्न प्राप्त करने पड़ेंगे। सत्व या रत्न सागर मंथन के द्वारा प्राप्त करने पड़ेंगे। ये तक क्षेत्रीय इतिहास इसलिए भी क्योंकि अभी ये बात मैं आपसे कह रहा था कि कई बार लगता है कि सबल्टन हिस्ट्री जिसके दावा होता है कि अभी की बात है, ये ग्रामसी से शुरू हुआ पश्चिमी जगत में, और बाद में यहाँ रणजीत गुहा ने प्रारंभ किया। जैसे लगता है कि ये कुछ दशकों की बात हो, लेकिन हम इस चीज़ को अगर पुराणों का सही तरह से अवगाहन करें तो हमें सबल्टन के बीज या सबल्टन की स्थिति उसी समय से दिखाई देगी। इसलिए ये क्षेत्रीय इतिहास के तत्वों को और खासकर सांस्कृतिक तत्वों को, ऐसा नहीं है केवल सांस्कृतिक तत्व ही। जब मैं कह रहा हूँ कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, यहाँ तक कि सृष्टि की उत्पत्ति, उसका विलय और उसकी पुनः उत्पत्ति, और वंशो मनवंतराणि च, वंशानुचरित भी, ये सब जब उसके हिस्से हैं तो उससे निगमित करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े स्रोत हैं। इसलिए उससे इंफॉर्मेशन को अपनी आवश्यकता के हिसाब से सही तरीके से उस पर परिश्रम करते हुए उसको निगमित करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। मिलता जरूर है, और बहुत सारे काम इस पे हो भी रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं इस समय। आपको आगे कुछ वर्षों में मुझे कहना चाहिए कि 70 साल थोड़े से भटके हुए स्थिति में भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा रही। हमने सही तरीके से जो ब्रिटिशर्स का या ब्रिटिश विद्वानों का, साम्राज्यवादी विद्वानों का ने जो हमको दिया या परोसा अपने चीज़ों की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, वही उनके मानस पुत्रों ने 6-7 दशक तक चलाया। अब उसमें ठीक ठाक, यद्यप मैं फिर कह रहा हूँ कि उस समय भी एक धारा चलती रही, लेकिन उसको प्रबलता नहीं मिली, उसको प्राबल्य नहीं मिला, उसको बल नहीं मिला। इतना अच्छा काम आरसी मजूमदार साहब ने 11 खंडों में किया, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीपल, कल्चर ऑफ इंडियन पीपल को लेके 11 खंडों में काम हुआ भारतीय विद्या भवन से। लेकिन उसको एक शब्द में फैनेटिक कहकर, धर्मांध कहकर और धर्माधारित कहकर नकार दिया गया। उस समय 36 वर्ष उन्होंने अपने जीवन के उस पर लगाए, लेकिन वो मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन सका। और कुछ ऐसे इतिहासकार विद्वान जो बिना किसी स्रोत के, बिना किसी आधार पे, केवल जो उनके मन में आए वो लिखते रहे। एक महान इतिहासकारा
जिनका नाम ही प्राथमिक स्रोत बन गया था, हमने भी उनको खूब पढ़ा, वो कह देती हैं अपनी पुस्तक में कि धम्म इतिहास की धम्म अशोक की अपनी खोज थी, जबकि अशोक के एडेक्ट्स में खुद ही ये विवरण है या वर्णन है कि वो कहता है कि पौराणिक प्रकृति है। वो बार बार कहता है कि मेरे पहले भी बहुत सारे राजाओं ने धम्म को स्थापित करने का प्रयास किया, उसको अपनी प्रजा में लागू करने का प्रयास किया, लेकिन वो इसे केवल उपदेश के आधार पर करना चाहते थे, इसलिए उतने सफल नहीं हो सके। लेकिन उसको वो कह देती हैं, बिना उस परंपरा को शायद निगेट करने का प्रयास रहा होगा कि ये उसकी अपनी खोज थी। वो कहता है कि पौराणिक प्रकृति मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले से चली आ रही चीजों को ही फिर से एक बार स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अंतर इतना ही है कि अब मैं केवल उपदेश के आधार पर इसको स्थापित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अब मैं इसको आदेश के आधार पर भी स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसीलिए धम्म महामात्र की नियुक्ति कर रहा हूँ। इसी तरह से एक विद्वान लिख देते हैं कि साहब, गुप्त काल हम ये मानते हैं कि उस समय चूंकि बहुत सारी चीज़ों का, वो चाहे कला की बात हो, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हो, मुद्राओं की बात हो, तो कुछ एक अपवादों को छोड़कर वो जबरदस्त प्रगति का काल है। विज्ञान प्रौद्योगिकी की प्रगति की बात हो, साहित्य की बात हो, तो हम कहते हैं कि वो स्वर्ण काल जैसी स्थिति थी। लेकिन एक इतिहासकार लिखते हैं, उसका चैप्टर का टाइटल ही डालते हैं स्वर्ण काल की कपोल कल्पना, और वो इस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, कोई रेफरेंस नहीं देते अपनी बातचीत के क्रम में। वो कहते हैं कि जनता उस समय पिस रही थी, संघर्ष कर रही थी, इसलिए ये स्वर्ण काल हो ही नहीं सकता। एक कोई प्रश्न लगातार बार बार अगर आप कहें तो मैं इस पे बात करूं। रवि जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, अभी मेरे सामने एक प्रश्न अभी दिख रहा है, यद्यपि बहुत सही तरीके से संबद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी ये 2-3 बार मुझे लगता है आ चुका। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का सही अर्थ क्या है? हाँ, ये आया है, ये तो पुराण से तो नहीं है ये नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 2-3 बार आ चुका। किसी की बड़ी जिज्ञासा है तो मैं थोड़ी बात कर लेता। हाँ, देखिए, इस पे दो बातें मैं आपको, और एक भी आया है कि कास्ट सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड इन द पुराण, तो ये एक साथ आ सकता है। मैं पहले इसकी बात कर दूं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए, होता है ना कि कई बार एक बहुत सुंदर, इसको एक हम कहते हैं, एक मैं 2 व्याख्याएं करूंगा इसकी। एक साइकोलॉजिकल डिजीज होता है मिसिंग चाइल्ड सिंड्रोम। एक बहुत सुंदर घर बनाया गया, सब कुछ बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर, सब कुछ जो सबसे ज्यादा बेहतरीन हो सकता था, सबसे खूबसूरत हो सकता था, सबसे सुंदर हो सकता था, उसको सब कुछ लगाया गया, लेकिन एक जगह कहीं एक टाइल तोड़ दी गई या हटा दी गई, और 100 में से 99 लोगों को जब आप उस घर में भेजते हैं तो निकलने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया यही होती है, अरे एक टाइल टूटा हुआ है या एक टाइल मिसिंग है ही नहीं वहां पे जहां पे रहना चाहिए। इसको बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम, कि आपको 100 गुण नहीं दिखते। एक पंक्ति, जो एक व्याख्या इसकी ये है कि ये पंक्ति किसी विद्वान ने नहीं कही है, ये किसी ऋषि मनीषी ने नहीं कही है, ये ऐसे समय में जब समुद्र से रास्ता मांगने भगवान बैठे हैं, भगवान राम, और समुद्र उनको मार्ग नहीं दे रहा, उस समय वो एकदम, जब 3 दिन उनके बीत जाते हैं, जिसको बहुत अच्छे से कवि बहुत अच्छी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क और उसकी आग राम के तर से, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, पूज्य वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। और तब जब अपना धनुष और बाण का संधान करते हैं कि अब इस समुद्र को मैं सुखा दूंगा, और नाराजगी में आते हैं, उस समय समुद्र विह्वलता में, या जब आदमी बहुत परेशान होता है तो कुछ भी बोलता है, तो ऐसे में ये बोल रहा है। एक व्याख्या तो इसकी ये है कि उस समय वो आता है और कहता है कि हम तो ताड़ना के ही अधिकारी हैं, हम तो बिना मारे या बिना सजा पाए हम जैसे लोग ठीक ही नहीं होते। आप इतने प्यार से कह रहे थे तो मैं कुछ नहीं सुन रहा था, आपने एक बार बाण उठाया तो मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। और इस समय उसकी विह्वलता का, क्योंकि ये समुद्र बोलता है, समुद्र का कथन है। एक व्याख्या इसकी ये है। दूसरी व्याख्या इसकी अभी रामभद्राचार्य जी ने बहुत अच्छी व्याख्या इसकी की। उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत सारे वर्जन हैं, बहुत सारे संस्करण हैं,
और छपाई की गलतियां हैं या शब्दों को समझ न पाने के कारण कुछ गलतियां होती हैं, उसको ये कहते हैं कि वास्तव में किसी पुराने उसका रेफरेंस लेते हुए बताते हैं कि वास्तव में ये ढोल नहीं है, ढोर है। तो ढोर, गंवार, शूद्र, पशु, और ये नारी नहीं है, रारी है। वो कहते हैं रारी मतलब जो रारी मतलब जो युद्ध कर, जो जो झगड़ा करता है ना। इसलिए कम से कम ये दो तरह की व्याख्याएं तो आती ही हैं, ठीक है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसकी व्याख्या अलग अलग है, कोई लिख रहा है कि और भी व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन ढोर, गंवार, शूद्र, पशु, रारी, कि ढोर, गंवार, शूद्र, पशु, रारी, यद्यपि शूद्र नहीं, वहां क्षुद्र की बात है, वहां भी शूद्र नहीं क्षुद्र। तो ये तीन शब्द इसमें गलत लिखे गए हैं, ऐसा वो मानते हैं रामभद्राचार्य जी। वो कहते हैं कि ढोर की जगह ढोल हो गया है, गंवार ठीक है, शूद्र की जगह शूद्र हो गया है, जो जाति व्यवस्था को या वर्ण व्यवस्था को इंगित करने वाला है, और पशु के बाद वो नारी, रारी बेसिकली जो झगड़ा करते हैं, ये वो कहते हैं। शूद्र मतलब नीच व्यक्ति होता है, शूद्र से मतलब नहीं है उसका। तो ये दोनों व्याख्याएं हैं जी। हाँ, ताड़ना का मतलब देखना भी हो सकता है उनको, लेकिन इस पे बहुत विवाद है, इस पे बहुत विवाद है कि ताड़ना का अर्थ मारना है कि देखना है। केवल देखने से कैसे, ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, एक व्याख्या ये भी है ही जी। ताड़न का अर्थ, ताड़ने का अर्थ देखना भी है, उन पे ध्यान रखिए, उनको ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जिस विह्वलता में समुद्र कह रहा है उसमें वो कुछ भी कह सकता है, उसको कहने देना चाहिए। उसको किसी समाज का प्रतिमान नहीं मानना चाहिए और किसी समाज का प्रतिमान नहीं बनाना चाहिए ऐसे किसी कथन को। वो समाज का प्रतिमान कतई हो ही नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी भी समय के समाज में कोई बुराई नहीं हो सकती, लेकिन जो अधिक बहुलांश में होती है, जो अधिसंख्य में होती है, वही उस समाज का सैलिएंट फीचर होता है। जैसे हमारे बहुत सारे जो वामपंथी मित्र हैं, वो कहते हैं कि अतिथियों के आने पर गोघ्न की चर्चा करते हैं, गोहन की अतिथियों के आने पर गाय मांस खिलाने की चर्चा थी या परंपरा। अब ये कितनी वाहियात बात है। उनसे जब पलट के पूछा गया, हम लोगों ने ही पूछा कि भाई ये रेफरेंसेस कितनी जगह आए, साहब एक जगह। हम एक बार मान भी लें कि वही आया है जो वो कह रहे हैं, तो भी अगर 50,000 और 1,00,000 पृष्ठ की विपुल सामग्री में कोई चीज एक बार आई है, तो क्या उसे किसी समाज का आप सैलिएंट पिक्चर मान सकते हैं, किसी समाज की विशेषता मान सकते हैं क्या? ऐसा कतई संभव नहीं होता। इसलिए हमेशा इस तरह की चीजों को, जो इतने बड़े साहित्य में एक बार कोई रेफरेंस आ जाए, तो इसको मानना चाहिए कि वो अपवाद है उस समाज का। और हर समाज में कभी भी कोई चीज 100% एकदम ठीक हो, ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य है तो मनुष्य के साथ उसकी बुराइयां, उसकी अच्छाइयां दोनों हैं। कोई ना कोई मनुष्य बुरा होगा, राक्षसी प्रवृत्ति हर समय है, हर समय रहेगी। तो लेकिन दैवीय प्रवृत्ति बहुलांश में है, तो उस समय के समाज का जो मूल फीचर है वो दैवीय है जी। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। हम लोगों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इतने दिन तक लोगों ने जो सोच रखा है उसको थोड़ा सा और गहराई में जाकर सोचे तो देखेंगे कि थोड़ा दूसरी तरफ का ये है। और एक है कि हाउ कैन वी रिलेट पुराना एंड आर्कियोलॉजी टू हैव अ मोर ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट? नहीं, कोरोबोरेशन तो बहुत जरूरी होता है, कोरोबोरेशन तो बहुत जरूरी होता है कई बार, क्योंकि देखिए जो आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स तो मुझे, और जब तक उसको साहित्य से, उस समय के साहित्य से उसको सही तरीके से रिलेट नहीं किया जाएगा, तब तक बहुत अधूरी व्याख्याएं होती, तब तक बहुत अधूरी और बहुत एकांगी व्याख्याएं होती हैं। इसलिए यू नीड टू कोरोबोरेट द आर्टिफैक्ट्स और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन विद द लिटरेचर। तो जो भी लिटरेचर है उस समय का, किसी एक पे विश्वास मत कीजिए। अगर दोनों को मिलाकर कोई चीज, कोई निष्कर्ष निकलता है तो वो बहुत प्रामाणिक होगा, ये तय है। इसलिए आपकी जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं उनको उस समय का जो साहित्य है, उस साहित्य के साथ, उस लिटरेचर के साथ यू शुड कोरोबोरेट इट, यू शुड कंपेयर इट, एंड देन यू शुड ड्रा ए कंक्लूजन। सो दैट वुड बी, आई थिंक, फार बेटर जी। और अंत में हम सिर्फ इसमें कहेंगे कि एक और सवाल है कि सजेस्ट सम बुक्स टू एनालाइज इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, some books, secondary or primary?
अगर historiography is if मतलब secondary on the Puranas या ancient India पर most probably ऐसा सवाल में नहीं है, but since that's the topic I expect it will be on that. नहीं, अगर सेकेंडरी है तो अभी जो बुक्स पढ़ रहे हैं हम सब, या जो अभी लगातार पढ़े हैं, देखिए हमने किसी भी दूसरी धारा के इतिहासकार को भी छोड़ा नहीं है, उनको भी पढ़ा, लेकिन उनको तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी सही निष्कर्ष पे तभी पहुंच सकते हैं। आप दोनों ही बातों को पढ़िए और उसके बाद फिर वही बुद्ध की तरह से, कि बुद्ध जैसा कहते थे कि मैं कह रहा हूं इसलिए विश्वास मत कर लो, उसे अपने विवेक की तुला पर परख कर देखो, उसे अपनी बुद्धि पर परख कर देखो, और फिर जो तुम्हें उचित लगता है, वो जो तुम्हारा हृदय कहता है उसको मानो। कई बार ऐसा होता है कि देखिए, हमने अपने पूरे स्टूडेंट लाइफ में, यूनिवर्सिटी के दौरान या आज तक, कुछ भी नया उनकी ओर से आता है, इवन अभी नई किताब एक आई हुई इस भारत माता, जेएनयू के एक महान प्रोफेसर की, वो भी पढ़ने का पूरा प्रयास किया। कम से कम जानने का ये प्रयास तो होना चाहिए। आप भगवत दत्त को पढ़ें, आप आरसी मजुमदार को पढ़ें, इस तरह के बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनको आप पढ़ें, और प्राइमरी सोर्सेज को अगर आप देख सकें तो अवश्य देखें। आप पुराणों को, उपनिषदों को, उनकी टीकाओं को, जाहिर है कि अगर संस्कृत ठीक नहीं आती तो उनकी टीकाओं को अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको दिखाई देंगी या निकलेंगी, ये तय है। इसलिए दोनों ही तरह के लेखकों को, दोनों ही तरह के विद्वानों को पढ़ते रहिए, कुछ भी नया है अवश्य पढ़िए, और नए रिसर्चेस को अपने, लेकिन ये उन्हीं के लिए है कम से कम जो बेसिक है वो पढ़ाई हो चुकी हो ठीक से, उसके बाद नए रिसर्चेस को अपने उसका पार्ट बनाए, अपने ज्ञान के दायरे में उसको जरूर शामिल कीजिए, और उससे जो निष्कर्ष बदल रहे हैं उनको जरूर एक बार समझिए। जी। तो डॉक्टर ओम जी उपाध्याय को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना व्यस्तता से हमारे लिए समय निकालकर इस वर्कशॉप के सभी अटेंडीज को अपना मार्गदर्शन किए, और इतने गंभीर विषय पर, और इससे इंस्पायर्ड होकर अगर कोई यंग रिसर्चर्स पुराण के अंदर एंटर करे या पुराण पे रिसर्च टेकअप करे तो ये सार्थक होगा, मुझे लगता है। और मैं सभी अटेंडीज को और एक बार बताना चाहता हूँ कि कल हमारे जो दोनों सेशंस है, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस, और कल हम लोग जो बौद्ध परंपरा को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। हमारे फर्स्ट स्पीकर एट 10:30 विल बी प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ, who is an authority on the Buddhist tradition and the Buddhist sources. He will be speaking on Pali literature as the source of Bharatiya history. And we then have after that Professor Lipi Ghosh, who will be speaking on ancient texts, domain of religion and women's identity, a comparative study of India and Thailand. So both are very interesting papers, so don't miss tomorrow's session, which we will be starting at exactly 10:30. And I now invite Dr. Pragati Bandyopadhyay, Mahila Itihaskar Pramukh of Bharatiya Itihas Sankalan Samiti, West Bengal, to deliver the vote of thanks. Respected speakers, present participants, and organizers of this workshop, I pay my thanks to you all for giving me the opportunity to express my gratitude on this very academic event. It is very significant that Bharatiya Itihas Sankalan Samiti, Maulana Abul Kalam Azad Institute for Asian Studies and Center for Buddhist Studies, Vishwabharati University, has taken a joint initiative for a week-long workshop in COVID-19 situation, which will not only enrich us academically, but also improve our mental status when we see each other participating with tremendous enthusiasm.
Almost 200 participants from different parts of the country participated in this workshop is a huge success in itself. On behalf of the organizers of this workshop, I express my heartfelt thanks to Sri Sharad Hevalkar for a fantastic analytical lecture on our ancient literary resources titled as Puranic Literature as the Source of Southeast Asian History. This discussion on this topic, on the above topic, enriched us a lot. Again, I pay my sincere thanks on behalf of the organizers to Dr. Om G. Upadhyay, Director, Research and Administration, Indian Council for Historical Research, for touching upon a critical analysis on ancient Indian history and literature, titled as भारतीय इतिहास दृष्टि एवं ऐतिहासिक सामग्री का अक्षय भंडार पुराण, is definitely, by giving different references, is definitely a food for thought. Finally, I once again thank the organizers in the making of workshop a grand success and hope this type of workshop will be organized in future in a regular manner to meet up the academic zeal of every individual. With this, I conclude. Thank you. The session is ended for today. Aurobindo, please end the session.